शामिर के जैसे कदम मुंजमद हो गए। वो सोच में पड़ गया, फिर हरीम की तरफ पलटा। हरीम, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। शामिर ने इसके चेहरे को अपने हाथों की प्याला में लेते हुए कहा, क्या इतना ज़रूरी है? वो मासूमियत से बोली, एक केस की हेयरिंग सुनवाई है, जाना है, ज़रूरी है। वो बोला, फिर जल्दी आ जाना। हरीम बोली, कोशिश करूंगा क्योंकि ये हफ्ता बहुत बिजी रहेगा। शामिर ने कहा, मैं इंतज़ार करूंगी। वो बोली, अच्छा मैं चलता हूँ, देर हो रही है। उसका गाल छूते हुए बोला और चला गया। देखती हूँ हलीमा बेगम, तुम्हारी ये ट्रिक मेरे काम आती है कि नहीं। वो अब आईने में अपना अक्स देख रही थी। मैं तो कहती हूँ कायनात बीबी को बुला लें जल्दी से, वरना ये बनी वाली लड़की शाहसाई को ले उड़ेगी और आप हाथ मलती रह जाएंगी। जल्दी उन्हें बुलाएं ताकि वो शाहसाई के दिल में अपनी जगह बना ले और जल्दी शादी के लिए राजी हो जाए शाहसाई, वरना आप देख रही हैं सब, दिल में गैरत आ गई इसके लिए तो मोहब्बत भी आ जाएगी। साजिदा सुल्ताना बेगम के पाँव दबाते हुए इन्हें मशवरा दे रही थी। बात तो तुम्हारी 16 आने सही है सुल्ताना बेगम जी, बस जल्दी ये काम करें। अब साजिदा ने कहा, मैं अभी आपा को कहती हूँ कि कायनात को भेजे, शामिर के आने से पहले ही। नहीं, बल्कि मुराद को भेजती हूँ कि वो कायनात को लेके आए। सुल्ताना बेगम ने कहा, हाँ ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। साजिदा बोली, सिया बेचारा अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था। सफ़र तो काफ़ी तवील था। वो अच्छा खासा थक चुकी थी। इस गाँव से लेकर शामिर के गाँव तक का रास्ता घंटे का था और दोपहर को निकले और शाम होने को आई थी और कितना रास्ता बाकी है। इसने परेशान होकर मुराद से सवाल किया, बस थोड़ा रह गया है। मुराद बोला। मुराद को गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये लड़की सबसे न जाने कितनी बार इससे ये सवाल कर चुकी थी। हालांकि वो उससे लड़की से ज़्यादा थका हुआ था क्योंकि इसने तो 4 घंटे का सफ़र किया था, लेकिन इसके बरक्स मुराद को 4 घंटे आने में लगे और 4 घंटे वापस जाने में, यानी 8 घंटे इसने नॉन स्टॉप ड्राइविंग की है। मुराद ने बे के वेयर मिरर से एक गुस्से वाली नज़र इस पर डाली। वो एक बहुत ही मॉडर्न लड़की थी, लेकिन यहाँ इसने अपना वजूद नीली शाल में छुपा रखा था। शहर में तो वो मॉडर्न ही बनकर रहती थी, मगर जब वो अपने इलाके में आती तो वो इस इलाके के हिसाब से ही ड्रेसिंग करनी होती थी। आज भी वो अपने स्टाइल से कमीज़ सलवार पर शाल को ओढ़े हुए बहुत प्यारी लग रही थी। कल रात ही इसकी माँ शाइस्ता बेगम को सुल्ताना बेगम ने फ़ोन करके फौरी तौर पर इसे हवेली आने को कहा। इसकी माँ शाइस्ता बेगम ने इसे साफ समझा दिया था कि इसने शामिर का दिल जीतना है और हाल में इससे शादी पर आमादा करना है। शामिर को इसने बचपन में देखा था, उसके बाद इतने सालों बाद वो अब हवेली जा रही थी। इस दौरान इसकी पढ़ाई चल रही थी और वो शहर चली गई थी। वो शहर में ही हॉस्टल में रहती थी और यूनिवर्सिटी से इसने आला तालीम हासिल की थी। सुल्ताना बेगम कब से इसकी तालीम मुकम्मल होने के इंतज़ार में थी, जो कि अब हो चुकी थी मुकम्मल। बचपन से ही सुल्ताना बेगम और शाइस्ता बेगम ने इसके दिमाग में ये बात फिट कर दी थी कि इसकी शादी की शामिर से होगी। सुल्ताना बेगम हमेशा शामिर से कहती थी कि वो इसके लिए लड़कियाँ देख रही हैं ताकि कोई ये ना समझे कि अपनी भांजी को जगह देने के लिए इसने शामिर को ज़बरदस्ती शादी के लिए राज़ी किया है। और ना ही तो शामिर ऐसा था कि किसी के दबाव में आकर शादी करता। वो अपनी मर्ज़ी का मालिक था, वरना सुल्ताना बेगम के लिए मुश्किल नहीं था कि वो हुक्म देती और वो मान जाता। लेकिन शाइस्ता बेगम और सुल्ताना बेगम दोनों ही कायनात की पढ़ाई मुकम्मल होने का इंतज़ार में थी। इसने अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया, इसलिए वो फ़ारिग और हुई और मास्टर करने का इसका कोई इरादा नहीं था। इसकी अपनी भी दिली ख़्वाहिश यही थी कि इसकी शादी शामिर से हो, क्यों हालाँकि इसने बचपन में शामिर को देखा था और अब सिर्फ़ इसकी तस्वीर देखी थी तो इसे अच्छा लगा। इनके ख़ानदान से बाहर शादी करने का रिवाज नहीं था। बाहर से लड़कियाँ लाई तो जाती थी, मगर अपनी लड़कियाँ बाहर को भी नहीं देता था। इसने सोचा अगर इसे ख़ानदान में ही है शादी करनी है तो शामिर से ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। इसे ये भी बता दिया गया था कि शामिर खून बहा के और से लड़की से निकाह करके इसे अपने घर लेकर आया है, लेकिन इस बात की इसे टेंशन नहीं थी क्योंकि वो समझती थी कि वो यकीनन खूब वहाँ में आई हुई एक लड़की से बहुत बेहतर है और उसे यकीन था शामिर उसे बीवी का दर्जा नहीं देगा। इसकी हैसियत हवेली में नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं होगी और वो कितनी दूर है हवेली। आधे घंटे बाद उसने फिर मुराद से वही सवाल किया। मुराद को अब शदीद गुस्सा किस्म का गुस्सा आ गया। अब आप चुप करके नहीं बैठ सकती थी? मुराद ने गुस्से से कहा तो वो हैरान हो गई। एक ड्राइवर की इतनी मजाल के मुँह से इस तरह बात करे? कायनात को भी गुस्सा आ गया। मैं इतनी जुर्अत कर सकता हूँ कि अभी इस वक़्त इसी वीरान सड़क पर आपको उतार दूँ और गाड़ी ले जाऊँ? मुराद ने गुस्से से कहा। खाला से शिकायत लगाऊँगी तुम्हारी। इसने गुस्से से कहा, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। मुराद ने कहा, नौकर नहीं हो लेकिन ड्राइवर तो हो ना? कायनात बोली। मुराद ने गाड़ी को ब्रेक लगा दी। गाड़ी क्यों रख दी है तुमने? कायनात परेशानी से बोली। अगर आप खामोश नहीं रही तो मैं यहीं पर आपको उतार के चला जाऊँगा। फिर आप अपने घर फ़ोन करके अपने लिए गाड़ी मंगवा लीजिएगा। मुराद ने कहा, इंतहाई बदतमीज़ इंसान हो तुम, शराफ़त से गाड़ी चलाओ वरना मैं शामिर को भी फ़ोन करके तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। कायनात ने धमकी दी। जबकि इसके पास तो शामिर का नंबर ही नहीं था। आपके पास शामिर का नंबर है और ना ही तो शामिर के मोबाइल में आपका नंबर है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप मुझे कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए आपकी। सिर्फ़ 15 मिनट का रास्ता बाकी है। मुराद ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। इसके गुस्से को देख के कायनात वाक़ई डर गई थी और उसे यकीन हो गया था कि ये शख़्स वाक़ई से इंसान सड़क में छोड़कर चला जा सकता है। इस इलाके में मोबाइल के सिग्नल बिल्कुल बंद थे, वरना वो इसी वक़्त सुल्ताना बेगम को फ़ोन करके सारा माजरा बयान करती। नाखुदा करके हवेली आ गई तो उसने सूखा साँस लिया। मेरा सामान मेरे कमरे में लेकर आओ, उसने हुक्म देने वाले अंदाज़ में कहा और गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। इंतहाई कोई बदतमीज़ ड्राइवर है आपका ये। कायनात ने आते ही सुल्ताना बेगम से मुराद की शिकायत लगाई। क्या मुराद तुमने इससे बदतमीज़ी की? सुल्ताना बेगम ने पूछा। हाँ, मुझ पर बहुत गुस्सा किया और ये तक कह दिया कि फलाँ सड़क पर उतार के फेंक दूँगा।
कायनात ने मुँह बनाकर कहा, सोफ़े पे बैठ गई, मुराद ऐसा क्यों किया तुमने? तुम जानते नहीं ये मेरी भांजी है। सुल्ताना बेगम ने कहा, माज़रत सरदार बीबी, लेकिन मैं ख़वातीन के काम नहीं करता। आपने कहा तो मैं चला गया। मैं शाम मीर का मुलाज़िम हूँ और सिर्फ़ इसी के काम करता हूँ। मुराद ने गमगीन लहजे में कहा, वाह जी वाह! यहाँ तो मुलाज़िमों के ही मिजाज नहीं मिल रहे तो मालिक कैसा होगा? कायनात ने आह भरते हुए कहा, मेरा शामी मेरे इलाकों में एक है। सुल्ताना बेगम ने फ़रिया फ़रिया अंदाज़ में कहा, देख लेती हूँ आपके शामिर को भी। कायनात ने कहा, हरीम काफ़ी देर से लॉन्ज में मौजूद सुल्ताना और कायनात की बातें सुन रही थी। लॉन्ज में होने वाली तमाम गुफ्तगू किचन में आसानी से सुनी जा सकती थी। ये शाह मेरे लिए साइकिलें लाई गई। ये शाह साई के दिल में तुम्हारे लिए नरम गोशा देखकर फ़ौरन से बुला लिया गया ताकि तुम्हारी जगह ले सके। ये होगी शामिर की ख़ानदानी बीवी। हलीमा ने शाम की चाय का पतीला चढ़ाते हुए कहा, हरीम को वाक़ई ख़ास खालिद बीबियों वाला गुस्सा आ गया था। ऐसे कायनात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैं ऐसा होने नहीं दूँगी, वो परेशानी से बोली। तुम्हारे पास वक़्त बहुत कम है, जो करना है इसका कलील मुद्दत में कर लो, वरना ये लड़की ले उड़ेगी तुम्हारी शाय-साई को। हलीमा ने इसे खौफ़ज़दा करना चाहा। सारा काम खत्म होने के बाद वो सोने के लिए लेटी तो उसे परेशानी से नींद नहीं आ रही थी, कायनात का सोच-सोच कर। इसे लगा था इसके अलावा शामिर की ज़िंदगी में कोई और लड़की नहीं आ सकती और वो आसानी से इसके दिल में जगह ले लेगी। मगर आज वो बहुत परेशान और मायूस हो गई थी। यकीनन वो लड़की बहुत खूबसूरत, तालीम-याफ़्ता थी। तमाम खूबियाँ हरीम में भी मौजूद थी, लेकिन अब इसकी हैसियत एक बनी आई हुई लड़की के सिवा कुछ नहीं था। ऐसा अब हरीम को लग रहा था। वो पहलू बदल कर थक चुकी थी और नींद किसी तौर इस पर मेहरबान होने के लिए तैयार नहीं थी। वो उठी और पाँव में चप्पल डाले, शाल ओढ़ी और बाहर निकल आई और लॉन में आ गई और वहाँ पर मौजूद बेंच पे बैठ गई। इस खुली फिज़ा में भी उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है आखिर? इसने खुद से सवाल किया, मैं इस शख़्स को खोने से इतनी खौफ़ज़दा क्यों हो गई हूँ? मुझे तो इससे कोई मोहब्बत नहीं, फिर मैं ऐसी मेरी ऐसी हालत क्यों हो गई? मेरा दम क्यों घुट रहा है? ये तसव्वुर करके वो किसी और को मोहब्बत करने लायक जगह मेरे लिए इतना भयानक क्यों है? वो परेशानी से सोचती जा रही थी। इसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था और ना ही वो किसी नतीजे पे पहुँच पाई। इसे लगा कि वो खा के गिर पड़ेगी। क्या वो लड़की शामिर के दिल में अपने लिए जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी? क्या वाक़ई शामिर इसकी मोहब्बत में मुब्तला होकर इससे शादी कर लेगा? अब सर पकड़ के बैठ गई थी वो। मुराद जो वहाँ से गुज़रा था, इसने हरीम को वहाँ बैठा हुआ देखा तो परेशान हुआ। इससे रहा नहीं गया तो उसके पास आया। खैरियत तो है? आप इस वक़्त यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? मुराद ने परेशानी से पूछा। मुझे अपनी सोच में गोताज़न थी। मुराद की आवाज़ सुनकर अचानक चौंक उठी। हाँ, हरीम ने खोए हुआ जवाब दिया, मैं पूछ रहा हूँ आप परेशान हैं क्या जो इस वक़्त यहाँ बैठी? मुराद फिर बोला, नहीं मैं परेशान तो नहीं, बस ऐसे ही दम घुट रहा था मेरे अंदर। वो बोली, लेकिन यहाँ काफ़ी सर्दी है, आपको नहीं लग रही है? मुराद ने कहा, जब इंसान परेशान होता है उसे सर्दी गर्मी नहीं लगती। हरीम ने बेख़याली में कहा, मैं अभी तो आप कह रही थी कि आपको कोई परेशानी नहीं है और आप कह रही हैं आप परेशान हैं। मुराद बोला, तो अब मुझे से तुम इतने सवालात मत करो प्लीज़। हरीम पहले ही परेशान थी और इसे मुराद के सवालात मज़ीद परेशान कर रहे थे। मैं जानता हूँ आप कायनात की आमद की वज़ह से परेशान हो गई, यही बात है ना? मुराद ने जैसे उसका ज़हन पढ़ लिया था और बोला, हरीम इसकी बात पर एक पल को हैरान हो गए कि कैसे इसे अंदाज़ा हो गया इसकी परेशानी का। मुझे माफ़ कर दो, मैंने इस दिन तुमसे बहुत गलत बातें की थी, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मगर मुझे अब कुछ समझ नहीं आया आता तो ऑल-फॉल बोल देती हूँ। हरीम को लगा कि ये मुराद का दिल दुखाने का सज़ा है, लेकिन हालाँकि मुराद ने तो उसकी बहुत मदद की थी। अगर मुराद उस दिन उसे ना बचाता तो सुल्तान खातून इसे ज़लील करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। मैं आपसे नाराज़ नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अपनी मासूमियत को खोने ना दें। मुराद बोला, जब किसी इंसान पर हद से ज़्यादा ज़ुल्म होने लगे तो खुद ब खुद अपनी मासूमियत खो देता है। जो सुलूक इस हवेली में मेरे साथ हो रहा है वो मुझे बागी बनाने के लिए काफ़ी है। हरीम ने कहा। मुराद बेंच के दूसरे कोने में बैठ गया। अगर आप सच्चे दिल से सोचें तो इन लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई। सुल्ताना बेगम का जवान जहान बेटा बेमौत मारा गया। शामिर ने अपना अज़ीज़ तरीन भाई खो दिया। मुझे आज भी वो मंज़र याद आता है तो मेरा दिल काँप जाता है। जुनैद के खून से भरी हुई लाश इस हवेली में लाई गई तो वो मंज़र किसी क़यामत से कम ना था। शामिर की इस वक़्त जो हालत थी मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसका भाई बेहद अज़ीज़ था। मैं शामिर की रग-रग से वाक़िफ़ हूँ, अच्छा इंसान है, लेकिन हालात ने इसे भी ऐसा ही बाग़ी बना दिया जैसा कि आपको इसके साथ भी हद से ज़्यादा ज़ुल्म हुआ है। आप अपने अदा साई को मरता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए आपने कुर्बानी दी और आप यहाँ आ गई। खून बहा के वो, लेकिन शामिर के लिए तो कुछ नहीं रहा। अब वो अपने भाई को बचाने के लिए कोई कुर्बानी दे दे। मुराद ने कहा तो हरीम शर्मिंदा हुए। अगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स हो तो? अगर मेरे अदा साई ने जुनैद को नहीं मारा तो? वो बोली, पूरे एक मजमे ने आपके भाई को देखा है गोली चलाते हुए। मुराद ने कहा। अदा साई ने कहा कि इनका गोली चलाने का कोई इरादा नहीं था। वो जुनैद को जान से नहीं मारना चाहते थे, बल्कि जुनैद इन पर गोली चलाने वाला था। इन्होंने सिर्फ इस अपने बचाव में गोली चलाई और सेल्फ डिफेंस में किया जाने वाला कत्ल कत्ल नहीं होता। लेकिन मुझे अफ़सोस है कि मेरे भाई को मेरे बाबा साई ने भी सफाई का मौका नहीं दिया। वो ट्रांस से सी कैफ़ियत में बोले जा रही थी और मुराद इसे सुन रहा था। ये एक मनगढ़ंत कहानी है जो ज़फ़र ने आप सब घरवालों को सुनाई। इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। मुराद बोला, मेरी नज़र में तो वो कातिल जुनैद है जो अदा साई को कत्ल करने के इरादे से आया था। जब अदा साई ने देखा कि वो उस पे गोली चलाने वाला है तो वो बेख्तियार अदा साई ने गोली चला दी। हर इंसान अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करता है, लेकिन असल कातिल वो है जो कत्ल के इरादे से आया। हरीम ने कहा, माज़रत, मगर मुझे इस बात में किसी किस्म की कोई सदाकत महसूस नहीं हो रही। मुराद बोला, सच और झूठ का फैसला खुदा करे, फिर तो फिर हम खुदा पर ही छोड़ देते हैं। हरीम बोली, मैं तुम्हारा शुक्र अदा करना चाहती हूँ, तुमने मुझे इस दिन बचा लिया, वरना सुल्ताना खातून ने तो हरीम के आगे
कुछ बोल ही नहीं पाई। वो ख़वातीन के आगे चाहे आपके साथ जो सलूक रहा मुझे मैं कुछ नहीं बोल सकता, मगर मैं किसी भी औरत को इस तरह मर्दों के मजमू में ज़लील होता नहीं देख सकता, ख़ासकर इस औरत को जो मेरे दोस्त की बीवी हो। मुराद बोला, तुम बोल रहे हो थे कि शामिर तुमसे मेरी वज़ह से नाराज़ है, अब तक हरीम को याद आया। यहाँ पर सब लोग अपनी बीवियों के मामले में बहुत ज़्यादा गैरतमंद हैं। इस दिन सुल्ताना खातून ने आपके साथ जो सलूक किया, अगर शामिर को मालूम हो गया तो बहुत बुरा होगा। लेकिन आप शामिर को बताने की गलती ना करें जब तक वो खुद अपनी आँखों से ना देख लें, क्योंकि वो सुल्ताना बेगम पे अंधा एतमाद करता है और इनसे सच्ची मोहब्बत भी करता है। इनके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता। मुराद ने कहा, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। मैं जानती हूँ कि इसके दिल में सुल्ताना बेगम के लिए क्या मकाम है। मैं भी इस दिन के इंतज़ार में हूँ जब वो अपनी आँखों से सब देखेगा। हरीम बोली, और ये नौबत सुल्ताना बेगम आने नहीं देंगी। मुराद ने कहा। वो दोनों बहुत देर तक वहाँ बैठे बातें करते रहे। हरीम को महसूस हुआ कि इसका ज़हन का काफ़ी बोझ हल्का हो गया। मुराद से बातें करके इसे बिल्कुल भूल गया कि वो किस बात के लिए थोड़ी देर पहले परेशान होकर बाहर आई थी। शाह अमीर कमरे अदालत में बैठा था। वकील व दफ़ा में बहुत कुछ बोल रहे थे। कमरा अदालत में बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन शाह अमीर तो वहाँ होते हुए भी वहाँ नहीं था। वो जिस्मानी तौर पर वहाँ तो वहाँ था, लेकिन ज़हनी तौर पर ना जाने कहा था। इसकी आँखों के सामने बार-बार हरीम का चेहरा आ रहा था। इसकी समातों में हरीम की कही हुई बातें गूंज रही थी। हरीम कलमत इसे अपने आप बहुत करीब महसूस हो रहा था। इसकी ऐसी कैफ़ियत पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार हरीम का बदला हुआ रवैया देखकर वो इसके बारे में ज़्यादा ही सोच रहा था। सारा दिन मसरूफ़ गुज़रने के बाद वो घर आया। साहब खाना लगा दूँ? ज़मीर ने कहा, हाँ लगा दो। इसने कहा और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ के खाना खाने लगा। खाना खाते वक़्त भी इसे वही ख़्याल आ रहा था, और जब वो सोने के लिए लेटा तो नींद की बस्तियाँ कोसों दूर नज़र आ रही थी। वो आँखें बंद करता तो हरीम को चेहरा नज़र आता, सोने की कोशिश करता तो उसकी बातें याद आती कि ये 1 हफ़्ता ना जाने क्यों उसे 1 सदी के बराबर लग रहा था, जो ख़त्म होने पर ही नहीं आ रहा था। खुदा-खुदा करके ये हफ़्ता भी अख्ताम पज़ीर हुआ। इसने फ़ौरन हवेली की तरफ दौड़ लगा दी, मगर वहाँ सिर्फ़ हरीम ही नहीं बल्कि कोई और भी इसका मुंतज़िर थी। हरीम किचन में रात का खाना बना रही थी। इसे शामिल क़यामत की इत्तला मिली। पहली बार इस क़यामत का सुनकर हरीम का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। इसे अपनी धड़कनों पर काबू पाना मुश्किल लग रहा था। जब इसे कायनात आई थी, इसे अपनी हालत गैर नज़र आ रही थी। हर लम्हा इसके ऐसी फ़िक्र में गुज़र रहा था कि कहीं शामिल कायनात को देखकर इसकी मोहब्बत में मुब्तला ना हो जाए और उससे शादी ना कर ले। अदम तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक खौफ़ ने इसे घेर रखा था इतने दिनों से। हज़ार बार वो अपने दिल की इस बात को झुठला रही थी कि जो गवाही दे रहा था कि इससे शामिल से मोहब्बत हो गई, लेकिन वो बार-बार इनकार कर रही थी और अपने इस इनकार पर सादिक नहीं थी। मुझे ऐसे इंसान से हरगिज़ मोहब्बत नहीं हो सकती जो मेरे भाई की जान का वो अपने बार-बार दिल की गवाही का यही जवाब दे रही थी। दुश्मन बना हुआ हो, लेकिन इसे महसूस हो रहा था कि इसके दलाइल बहुत कमज़ोर हैं इस बार। अगर यही बात है तो फिर शामिर मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता, क्योंकि शामिर तो सिर्फ़ मेरे भाई का जान का दुश्मन बना हुआ है। हालाँकि मेरे भाई ने तो उसके भाई की जान ले ली थी। इस हिसाब से तो शामिर की नफ़रत मुझसे वजह होगी। हमारे बीच सिर्फ़ निकाह का रिश्ता नहीं बल्कि दुश्मनी का भी बहुत मज़बूत दीवार है, जो शायद अब कभी नहीं गिर सके। और मैं कैसे सोच रही थी कि मैं इसका दिल जीत लूँगी। हालाँकि मैं इसके भाई की कातिल की बहन हूँ और ये वो बात कभी नहीं भूलेगा। वो अपनी सोचों की जंग लड़ रही थी कि लेकिन किसी नतीजे पे पहुँच नहीं पा रही थी। वो जल्द-जल्द किसी नतीजे पे पहुँचना चाहती थी। इसका मेरी तरफ आना एक फ़ितरी तलब और ज़रूरत की सिवा और कुछ नहीं। मुझे मोहब्बत के ख्वाब नहीं देखने चाहिए। कायनात से तो शायद इसे वाक़ई मोहब्बत हो जाए, मगर मुझसे कभी नहीं होगी। उफ़! मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ और खुद की मुलाकात करने लगी। शाह साईं के लिए जल्दी खाना लाओ। नूरी ने हुक्म दिया। उसने खाना निकाला और नूरी के हवाले कर दिया। तुम खुद क्यों नहीं लेके गई हो खाना? बेवकूफ़ लड़की है हलीमा। इसको इस बात का गुस्सा आ गया। मैं मज़ीद अपनी ज़ात को इसके सामने अकेली नहीं बना सकती। तुम्हारे कहने पर मैंने पिछले सारा हफ़्ता इससे ये झूठ बोला कि मुझे इससे मोहब्बत है। हर पल इसे ये बार-बार कराया, लेकिन अब मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझसे ये सब करने को कहना भी नहीं। हरीम ने टूटे हुए दिल के साथ कहा, क्या तुम नहीं देख रही कि एक ज़ालिम औरत ने सिर्फ़ बेतहाशा मोहब्बत देकर इसे अपना गुलाम बना लिया है? ये मोहब्बत ही है जो शामिर को हरा सकती है, और इसी मोहब्बत से तुम शामिर को जीत सकती हो। इसकी फ़ितरत यही है कि वो मोहब्बत करने वालों की कदर करता है। इसलिए वो सुल्ताना बेगम की कदर करता है, क्योंकि सुल्ताना बेगम ने हर पल इससे ये बावर कराया है कि वो उसे अपने सगे बेटों से ज़्यादा मोहब्बत करती है। मैं तुमसे बार-बार कह रही हूँ शामिर को मोहब्बत की मार दो। हलीमा ने कहा, लेकिन हलीम को आज इसकी बात से इत्तेफ़ाक नहीं था। वो बहुत मायूस थी। आज मैं इनके काम करके इनके जिस्मानी गुलाम तो बन सकती हूँ, लेकिन अपनी ज़ात को इनके आगे पेश करके इनके ज़हनी गुलाम नहीं बन सकती। हलीम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। इसका दिमाग माऊफ़ हो चुका था। पिछले हफ़्ते में करने वाली मोहब्बत का तुम देख लेना। अब मैंने यूँ ही इतने साल इस हवेली में नहीं गुज़ारे। सबकी फ़ितरत से काफ़ी हद तक शनासा हो चुकी हूँ। हलीमा ने कहा, अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरा ज़हन माऊफ़ हो चुका है। मैं अभी इस मौज़ूअ पर कोई बात नहीं करना चाहती। हलीम ने अपना सर दबाते हुए कहा, इसे महसूस हो रहा था कि इसके सर में बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया है। इसके ज़हन में सिर्फ़ इस वक़्त शामिर और कायनात की पहली मुलाकात का ख़ौफ़ बैठा हुआ था। इससे इससे आगे से कुछ नहीं सोचा जा रहा था। शामिर ये सोचे बैठा था कि हरीम खाना लेकर आएगी। इसे मायूसी हुई। हरीम की तबीयत तो ठीक है ना? इसने नूरी से पूछा। ठीक ही होगी, इसकी मिजाज तो ही नहीं मिलते किसी से। नूरी ने मेरे इशारे से कहा, तुम हरीम पसंद नहीं? शामिर ने दिलचस्पी से सवाल किया। एक आँख नहीं भाती, मुझे सच बताओ, अगर वो नौकर बनकर घर में आई है तो नौकर बनकर है। मुझे ऐसी बदतमीज़ी से बात करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। कौन-सा मेरी मालकिन है? वो मुझे कहती है अपने औकात में रहो, और खुद अपनी औकात भूल गई है, बनी में आई हुई है। नूरी ने मुँह बनाते हुए कहा, वो तुम्हारी मालकिन है क्योंकि वो मेरी बीवी है। शामिर ने खाना शुरू करते हुए कहा, तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं रहती? वो मुलाज़िमों के साथ क्यों रहती है? नूरी ने सवाल किया। तुम अपने छोटे से ज़हन पे इतना ज़ोर मत डालो, शामिर बोला। नूरी के जाने के बाद वो यही सोचता रहा कि हरीम आएगी, मगर वो फिर भी नहीं आई। ये कायनात है मेरी भांजी, जानते होगे तुम।
से शामिर जब सुल्ताना बेगम के कमरे में आया तो वहाँ कायनात बैठी हुई थी। सुल्ताना बेगम ने कायनात का तारुफ़ कराते हुए कहा तो शामिर ने एक नज़र से देखा, मुझे लोग याद नहीं रहते, मुझे बिल्कुल भी इनके मुतालिक कुछ याद नहीं। शामिर ने साफ़-गोई से कहा तो कायनात को मायूसी हुई, 1-2 बार बचपन में आई थी आपके इस हवेली में, मुझे तो याद है, शायद आपको याद नहीं। कायनात को बुरा लगा तो उसका यूँ अनजान बना माज़रत, लेकिन बचपन के हवाले से मेरी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। शामिर बोला, कर तो देखो जनाब की कायनात ने दिल में कहा। फिर काफ़ी देर तक शामिर उनके कमरे में बैठ के इधर-उधर की बातें करता रहा। इनसे बात करने के दौरान भी बार-बार उसका ध्यान हरीम की तरफ ही जा रहा था। वो कुछ सोच कर आया था, वैसा कुछ नहीं हुआ। इसे हवेली वापस आए हुए 6 घंटे बीत चुके थे। वो शाम को आया और अब रात के 12 बज रहे थे। वो थका हुआ था, लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी। वो लाशौरी तौर पर हरीम के इंतज़ार में था। उसे गुस्सा आना शुरू हो गया था और इधर हरीम की भी यही हालत थी। वो यही सोच-सोच के परेशान थी कि सुल्ताना बेगम के कमरे में शामिल तकरीबन ढाई घंटे बैठा रहा है। इन ढाई घंटों में कायनात भी इस कमरे में मौजूद थी। ज़रूर इससे कायनात के हुस्न भाग गया होगा, जैसा कि मेरा भाग गया था। वो एक हुस्न परस्त इंसान है। मैं ख्वाह-मखा इसके बीच आगे पीछे जा रही थी। अपनी ज़ात को इतना डिग्रेड कर दिया मैंने, हलीमा के कहने पे बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। अगर अब इसने बुलाया भी तो नहीं जाऊँगी। वो अंधेरे कमरे में चारपाई पे लेटी हुई सोच रही थी कि अचानक से नूरी ने आके उसे झंझोड़ा, "उठो, शाह साईं तुम्हें बुला रहे हैं।" नूरी ने कहा तो उसका दिल किसी पत्ते के माने लरज़ने लगा। काफ़ी देर तक तो वो सोचती रही, उठी नहीं, लेकिन फिर खुद को रोक नहीं पाई। कब से उसकी आँखें शामिर के दीदार के लिए मुंतज़िर थी। वो अंदर आए तो शामिर जो लेटा हुआ था, उसे देखकर एकदम तक उठ खड़ा हुआ उसके करीब आया। "तबीयत तो ठीक है तुम्हारी?" शामिर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इसे वो वाक़ई आज मुरझाई-सी लग रही थी। हरीम ने कोई जवाब नहीं दिया। "बैठो," शामिर ने कहा तो वो बैठ गए। "बुखार तो नहीं?" शामिर ने उसकी परेशानी पे हाथ रखते हुए कहा। फिर वो फिर भी ना बोली। नाराज़ हो गया शामिर, अब परेशान हो गया। आगे से हनूज़ खामोशी। वो अब ये खामोशी तवील होती जा रही थी। "बस कर दो शामिर, बस कर दो ये सारा ड्रामा ख़त्म कर दो अब इस मोहब्बत के खेल को जो तुमने मेरे साथ खेलना चाह रहे हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई की कातिल की बहन हूँ।" तारीम जैसे फट पड़ी थी और अपने आखिरी जुमले को बहुत ज़ोर देकर कहा। जहाँ शामिर हैरत से इसे देखने लगा कि अचानक हरीम को क्या हो गया, ये क्या बोली जा रही। शामिर भी खड़ा हो गया। मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ और मैं थक गई हूँ इस ख़्याल से जो हम दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। मुझे तुमसे बिल्कुल भी किसी किस्म की मोहब्बत नहीं, और मैं ये जानती हूँ कि तुम्हें भी मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं। मैं कोई बेवकूफ़ लड़की नहीं हूँ जिसे तुम प्यार का झांसा दोगे और वो तुम्हारी गुलाम बन जाएगी और सब उगल देगी। तुम ये ने ये देखा कि मार से तुम्हारा काम नहीं हुआ तो तुम मुझे प्यार के मार देने लगे ताकि मैं तुम्हारी मोहब्बत में अंधी होकर अपने भाई का पता व तुम्हें बता दूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मैं जानती ही नहीं कि मेरा भाई कहाँ है, और 100 बातों की एक बात, अगर मुझे पता भी चल गया कि वो कहाँ है तब भी मैं तुम्हें नहीं बताऊँगी, चाहे तुम मेरा सर ही कलम क्यों ना कर दो। हरीम ने इसकी आँखों में आँखें डाल के कहा। शामिर इसकी ज़हनी कैफ़ियत समझने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें वाक़ई लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खेल खेल रहा हूँ? शामिर बोला। मुझे लग नहीं रहा, बल्कि यही हकीकत है। और ये तुम खुद भी अच्छे तरीके से जानते हो। हरीम ने जताने वाले अंदाज में कहा। बहुत स्मार्ट हो तुम। शामिर ने अपने सीने पे हाथ बाँधते हुए कहा, मैं कैसे भूल गया था कि तुम एक कातिल की बहन हो। मैं तुम्हें मासूम समझ रहा था, लेकिन अब अपनी बेवकूफ़ी पे हैरान हो रहा हूँ कि मैं तुम्हें जज नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं वाक़ई तुमसे मोहब्बत का खेल खेल रहा था ताकि तुम अपने भाई को वाक़ई इस खेल में मुझे बता दो। वो कहते हैं ना कि घी जब सीधी उँगली से ना निकले तो उँगली टेढ़ी करनी पड़ती है, सो वही करना चाह रहा था, मगर मैं भूल गया था मेरे सामने कोई आम लड़की नहीं, सरदार शाहनवाज़ की इकलौती बेटी और कातिल ज़फ़र नवाज़ की बहन है, जिसका वक़्ती यकीनन वनी में आने का सिर्फ़ एक ही मकसद है, वो मुझे जान से मार दे ताकि इसके भाई को जान से मारने वाला कोई न रहे ना। मुझे ये समझना चाहिए था कि तुम्हें सिर्फ़ वनी में नहीं भेजा जा रहा शाहनवाज़ ने, बल्कि तुम्हारी पूरी ट्रेनिंग करके तुम्हें भेजा है। सलाम है तुम लोगों की चालाकी पे। शामिर ने अपनी पुरानी टोन में वापस आ चुका था। हनीम उसकी आँखों में अपने लिए वही नफ़रत अब नज़र आने लगी थी जो शुरू में से नज़र आती थी। तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर लो, मगर मैं अपने भाई का पता तुम्हें मरकर भी नहीं दूँगी। हरीम ने कहा, तुम गलत समझ रही हो हरीम, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूँगा। मैं तो आज भी इन 2 थप्पड़ों पर पछता रहा हूँ जो मैंने तुम्हें मारे। शामिर ने अचानक उसे अपने हँसार में लेते हुए कहा। उसकी आँखों में देखकर बोला, मैं करीब मेरे करीब मत आना आज के बाद। हरीम ने खुद को इससे अलग करते हुए कहा, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा तो फिर किसके करीब आऊँगा? माय डियरेस्ट वाइफ। शामिर ने फिर अपने कदम इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अपने भाई का कत्ल तुम भूल गए हो? हरीम ने ताना दिया। आवाज़ नहीं आनी चाहिए मुझे अब तुम्हारी। शामिर ने अपनी शहादत की उँगली उसके होठों पर रखते हुए कहा, जिसके दीदार के लिए अपनी माँ के कमरे में तुम ढाई घंटे बैठे रहे, उसके बाद जाओ। हरीम के दिल की बात ज़ुबान पर आ गई। ओह! अब समझा इस गुस्से और नाराज़गी की असल वजह। शामिर इसके लौट के साथ खेलता हुआ बोला, मैं तुम्हारी फितरत अच्छी तरह से कैसे जान गई हूँ शामिर, तुम्हारे सामने जो भी लड़की होती है तुम इससे मुतासिर हो जाते हो। तुम एक हुस्न परस्त इंसान हो, इसलिए मुझसे लाख नफ़रत करने के बावजूद भी तुम मेरे करीब आने से खुद को रोक ना सके, और अब वो कायनात जिससे ख़ास तौर पर ये हवेली में सिर्फ़ तुम्हारे लिए लाया गया है ताकि तुम्हारी माँ मेरा बत्ता काट कर इसका रास्ता हमवार कर सकें। हरीम बोली, तुम्हारे करीब आने की मेरे पास सिर्फ़ एक ही वजह थी, और ये कि तुम मेरे निकाह में थी, और मैं कोई बदकिरदार मर्द नहीं जो किसी नामहरम के पास जाऊँ। शामिर ने कहा, तुम कितने अबाहा किरदार हो ये बात मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ। हरीम बोली, मेरा कायनात के साथ एक कमरे में बैठने में तुम्हें इतनी मिर्ची लग सकती है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। ये सब तो मोहब्बत में होता है। तुम मुझसे नफ़रत करती हो ना? फिर तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है मेरा इसके साथ बैठना? शामिर बोला, मुझे तुम्हारे इसके साथ बैठना बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। मेरी बला से तुम जिसके साथ बैठो, मगर मेरे साथ कोई गेम मत खेलो।
हरीम ने कहा, "ठीक है, मान लेता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ गेम खेल रहा हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ नहीं खेल रही थी गेम? पहले अपने गिरबान में झाँको, फिर मुझे मुँह इल्ज़ाम ठहराओ।" शामिर बोला, "वो कहते हैं ना, तुम अक्लमंद हो, अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी होता है।" हरीम ने कहा। शामिर ने सिर हिला कर तालियाँ बजाई, "मान गया तुमको?" हरीम ने कहा और कमरे से "यू कैन रिग्रेट" को वो बोला, वो बाहर चली गई। सफ़र का पता तो अगले पिछले भी बताएँगे हरीम भी, तुम ये समझ गई हो कि मैं तुम्हारे साथ खेल खेल रहा था, मगर बेवकूफ़ लड़की तुम्हारी समझ में अब तक ये नहीं आया मैं तुम्हारे साथ खेल खेल चुका हूँ। शामिर अब जुनैद की तस्वीर की तरफ देखते हुए सोच रहा था, हरीम का गुस्से और दुःख से बुरा हाल था। यानी इसका शुक्र सही निकला, इसकी हालत ऐसी थी कि इसे नींद ही नहीं आई, काफ़ी देर तक जाग रही थी लेकिन फिर नींद आ गई और इधर शामिर पिछला सारा हफ़्ता इसकी मोहब्बत के हिसार में रहा, वो हिसार टूट चुका था। वो ये सोच कर आया था कि इस बार भी हरीम इससे इस पर पहले से मेहरबान होगी, लेकिन कहीं न कहीं एक शौहर होने की हैसियत से इसे मायूसी ज़रूर हुई थी, ये सुनकर कि हरीम भी इसके साथ गेम खेल रही थी। 2 दिन ऐसे ही सोच में गुज़र गए, दोनों तरफ मायूसी थी, दोनों ही अपनी कैफ़ियत को समझने से कासिर थे। दिल कह रहा था कि जाओ उसके पास और अक़्ल कह रही थी कि नहीं, दोनों ही अक्ल और दिल के बीच में फँस कर रह गए थे। हरीम इसे 2 दिन से नज़र नहीं आई, वो जानबूझ के इससे छुप रही थी, बार पराहेदारी में आते-जाते इसकी नज़र तलाश हो रही थी और वह हरीम को तलाश कर रही थी। वो बिलावजह सारा दिन लॉन्ज में बैठा रहता ताकि हरीम की एक झलक दे सके क्योंकि हरीम किचन में होती थी और लॉन्ज में और किचन में फ़ासला नहीं था। लॉन्ज में होने वाली तमाम गुफ्तगू किचन में आसानी से सुनी जा सकती थी। लेकिन मुसलसल 2 दिन शामिर को मायूसी रही है, मुझे इससे मोहब्बत नहीं, मैं जब मैं इससे नफ़रत करता हूँ तो मैं क्यों उसको तलाश कर रहा हूँ। वो बार-बार खुद से सवाल करता जा रहा था मगर इसे जवाब नहीं मिल रहा था या फिर वो जवाब से नज़र चुरा रहा था। वो शाम को लॉन में चला गया और सिगरेट की कश ले रहा था कि ये मुराद इसके सामने आ खड़ा हुआ बिलावजह अपने दिल में गलतफ़हमियाँ पालकर मुझसे नाराज़ बैठा हुआ है। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, इसकी जगह कोई भी गुज़रता तो मैं इसे थामने के लिए बढ़ता, ये बिल्कुल एक गैर इरादी फ़ेल था। और मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कि तेरी इज़्ज़त पे हाथ डालूँ। मुराद ने इसकी नाराज़गी दूर करने के लिए कहा, मैं तुझसे नाराज़ था मगर अब नहीं हूँ। शामिर ने कहा, फिर मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाता कहीं भी? मुराद ने कहा, तुम्हारा हवेली ही रहना बहुत ज़रूरी है इस वक़्त। ज़फ़र किसी भी वक़्त यहाँ पहुँच सकता है, अगर वो आए तो मुझे फ़ौरन इत्तला कर देना, मुझे यकीन है वो ज़रूर आएगा। शामिर ने कहा तो मुराद को इसकी बात समझ आ गई। फिर दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे और माहौल अच्छा हो गया। दोनों की दोस्ती एक बार फिर से बेहाल हो गई। खाला आपका बेटा तो मुझे घास ही नहीं डालना, कायनात ने मुँह बनाते हुए कहा। तुम उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करो। सुल्ताना बेगम ने कहा, वो मेरी तरफ देखता ही नहीं, 2-3 दिन हो गए, न जाने किन ख़्यालों में खोया हुआ है। जब मैं भी देखती हूँ, कभी लॉन में टहल रहा होता, कभी बाहर निकल जाता है, तो कभी अपने कमरे में घुसा बैठा होता है। लॉन्च में बैठा होता है, मैं आती हूँ तो उठ के चला जाता है वहाँ से। यकीन मानिए मुझे इस कदर बुरा महसूस हो रहा है मगर मैं आपकी वज़ह से चुप हूँ। कायनात ने शिकवा किया तो सुल्ताना बेगम परेशान हो गई। देखो कायनात, शामिर एक बहुत सी ही मुख्तलिफ़ किस्म का इंसान है। इसकी सोच भी मुख्तलिफ़ है। इसके दिल में अपने लिए जगह बनाना इतना आसान नहीं। वो खूबसूरती से मुतासिर होने वालों में से नहीं है। ये तुम्हें देखकर तुम पे फ़िदा हो जाए। इसकी पसंद का म्यार बहुत ऊँचा है। तुम्हें अपने आप को इस म्यार के मुताबिक ढालना होगा। सुल्ताना बेगम ने इसे समझाया। खाला, लड़के को एक पढ़ी-लिखी खूबसूरत लड़की चाहिए होती है। इसके अलावा भला क्या म्यार हो सकता है किसी को पसंद करने का? तालीम याफ़्ता मैं हूँ, हसीन हूँ, मैं भले सरदार की बेटी नहीं हूँ लेकिन मेरा भी ख़ानदान बहुत आला है। हम लोग भी खाते-पीते इज़्ज़तदार घराने से हैं। कायनात ने कहा, इसी तरह तो हमारे ख़ानदान की हर लड़की तालीम याफ़्ता भी है और खूबसूरत भी, लेकिन आज तक शामिर किसी से मुतासिर नहीं हुआ। शामिर को मुतासिर करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच कर आई हो। सुल्ताना बेगम ने कहा, आप सही कह रही हैं, पहले ये काम मुझे बहुत आसान लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे देखेगा, मुझे पसंद कर लेगा, मगर उसने तो मेरी तरफ ठीक से देखा भी नहीं, न जाने किन ख़्यालों में खोया हुआ है। कायनात ने कहा, मुझे भी 3 दिन से यही लग रहा है कि वो बहुत गहरी सोच में है, लेकिन मुझसे कुछ कह भी नहीं रहा, वरना मुझसे वो कोई बात नहीं छुपाता। जो भी परेशानी होती थी घर की या बाहर की फ़ौरन मुझसे डिस्कस करता। मैं सोच कर परेशान हो रही हूँ क्या बात है जो वो मुझसे नहीं कर रहा और अंदर ही अंदर सोच में गोता ज़नन। सुल्ताना बेगम भी शामिर के रवैये से परेशान थी। उन्होंने भी ये बात नोट की थी कि शामिर खोया-खोया सा रहता है आजकल। अब उन्हें इस बात की तह पे पहुँचना था कि आखिर क्या वजह है जो शामिर की बीवी है, मैंने उसे देखा, वो भी बहुत खूबसूरत है, पढ़ी-लिखी भी लग रही है। कायनात को याद आया, बीवी नहीं बनी है, वो बनी। वो मेरे बेटे की बीवी कहलाने के लायक नहीं है। इसकी खूबसूरती से तो मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। मेरा दिल करता है इसका चेहरा बिगाड़ दूँ। शामिर ना चाहते हुए उसके चेहरे में खो जाता है। मैंने ये बात नोट की और वो लड़की हद से ज़्यादा तेज़ है, पढ़ी-लिखी तो ज़रूर होगी, आखिर सरदार की बेटी है। सुल्ताना बेगम ने कहा, इन्हें बहुत अरसे बाद कोई ऐसा मिला था जिससे वो दिल की हर बात कर सकती थी। इन्हें कायनात की संगत बहुत भा रही थी। मेरे पास एक आइडिया है, आप ऐसा करें, इस लड़की के तलाक करवा दें। मनी तो फिर भी रहेगी, लेकिन इस तरह से वो शामिर पर हर किसी को हक खो देगी और अगर वो शामिर के निकाह से निकल गई तो आपका भी खौफ़िया ख़त्म हो जाएगा। शामिर कहीं इसके पास ना चला जाए, ज़ाहिर-सी बात है वो फिर इसके लिए नामहरम हो जाएगी। फिर किस बात का डर होगा? आपको कायनात ने मशवरा दिया तो सुल्ताना बेगम हैरान हो गई। इतनी भी गहरी बात की है तुमने, मेरा तो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, जब वो शामिर के निकाह में नहीं रहेगी तो फिर ये खौफ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैं जल्द ही शामिर से कहूँगी इसे तलाक दे दे। नहीं, बल्कि मैं इसे
भी बुलाकर कहती हूँ ये नहीं करनी चाहिए हमें अब इससे पहले कि वो लड़की अपना जो सिक्का जमा ले। सुल्ताना बेगम ने कहकर एकदम से शामिर को फ़ोन किया तो वो इनके कमरे में हाज़िर हो गया। शामिर मैं चाहती हूँ तो मैं इस लड़की को तलाक दे दूँ। कुन में तो वो आ ही गई है, वो यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं, सारी उम्र यहाँ ही नौकरानी बनकर रहेगी। मैं अभी से बुलवाती हूँ और अभी तो मेरे सामने से 3 लफ्ज़ बोलकर फ़ारिग कर दो। वो जैसे आए तो सुल्ताना बेगम ने सख्ती से हुक्म साध दिया। शामिर हैरत से अपनी माँ को देख रहा था, ऐसा यकीन नहीं आ रहा था कि सुल्ताना बेगम संजीदा है। फिर इसने एक नज़र कायनात पर डाली तो कायनात ने नज़र चुरा ली। अगले ही पल वो समझ गया कि ये मशवरा ज़रूर कायनात का है। माज़रत अम्मा जी, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। शामिर ने कहा। इस तसव्वुर से ही इसका दिल डूब गया था। करीम पर इसका कोई हक नहीं रहेगा। कैसे छोड़ सकता हूँ उस लड़की को जो दिन-ब-दिन इसके दिल में घर करती जा रही थी। कैसे छोड़ सकता हूँ उस लड़की को जो इसे ज़िंदगी में मिलने वाली लड़कियों में सबसे अलग थी। कैसे छोड़ सकता हूँ इस बहादुर लड़की को जिसके हुस्न से ज़्यादा इसके किरदार ने मुतासर किया। वो लड़की जिससे नफ़रत करना चाह रहा था मगर कर नहीं पा रहा था। जैसे अपने करीब आकर वो तमाम दुनिया से बेगाना हो जाया करता है। इसने ये तो सोचा है था कि वो उसके साथ ज़िंदगी खेल खेलेगी। इसने ये भी सोचा था कि वो दोनों सारी ज़िंदगी इसी तरह से लड़ते रहेंगे। इसने ये भी सोचा था कि वो सारी ज़िंदगी इस घर में रहेगी, चाहे जैसे भी हालत में रहे। वो इससे नफ़रत करी है मोहब्बत, लेकिन वो सिर्फ़ उसी की है। इतना सब कुछ सोचा हुआ था, लेकिन इस बात का तसव्वुर तक नहीं किया था जो बात सुल्ताना खातून से कह रही थी। इस वक़्त इस रिश्ते में बंधे हुए इसने बहुत कुछ सोचा था, मगर इस रिश्ते को तोड़ने का इसने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि क्यों नहीं कर सकते ऐसा? जब तुम्हें इस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है तो इसे निकाह में रखने का क्या फ़ायदा? मैं इसका निकाह हवेली के किसी मुलाज़िम से करा दूँगी, बल्कि ऐसा करती हूँ मैं इसका निकाह मुराद से पढ़ा देती हूँ। इस तरह से वो महफ़ूज़ भी रहेगी और इससे आगे मैं नहीं सुन सकता। अम्मा जी गुस्से से खड़ा हो गया और उसने सुल्ताना बेगम की बात आधे में काट दी। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बीवी मुराद को या किसी और को दे दूँगा? ठीक है, मैं इससे मोहब्बत नहीं करता, मैं इससे नफ़रत करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं बार-बार आपसे ये कहता आया हूँ कि वो मेरी खैरियत है और आप मुझे कह रही हैं कि मैं इसे मुराद के हवाले कर दूँ या किसी और मुलाज़िम के। शामिर आपे से बाहर हो गया तो सुल्ताना बेगम को अपनी गलती का एहसास हुआ। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका भी हक है कि इसका शौहर हो, उसके बच्चे हो, उसका भी दिल करता होगा से इसका ख़ानदान हो, भले वो खून बहा में आई हो, मगर उसके भी जज़्बात होंगे। इसलिए मैंने ऐसा कहा था कि वो अपना घर बना सके। और इससे औलाद हो, इतनी ज़ालिम तो मैं नहीं हूँ। शामिर बस दुखों की मारी हूँ। मैंने तो ये सब इसके भले के लिए कहा है, क्योंकि तुमसे तो कभी भी इसका ख़ानदान नहीं चल सकता। तुम तो कभी भी इसकी तरफ नज़र उठा के देखोगे भी नहीं। तो इसका हक है कि इसका शौहर हो, उसके बच्चे हों, इसका एक घराना वो भला मुलाज़मों की तरह है, मगर उसका बुनियादी हक तो उससे मिले। सुल्ताना बेगम ने घबराते हुए बात सँभालने की कोशिश की। वो मीठी छुरी बन गई। सुल्ताना बेगम ने कहा तो वो बैठ गया। वो इन्हें दुखी नहीं देख सकता था, लेकिन उन्होंने जो बात की थी, इस बात ने शामिर के तन-बदन में आग लगा दी थी। एक गैरतमंद इंसान से ये कहना कि अपनी बीवी किसी और को दे दो, कितना अज़ियतनाक है। शायद इसका अंदाज़ा सुल्ताना बेगम को नहीं था, मगर आज हो गया था। वो खुद इसके साथ जो भी सलूक करे, मगर वो आते-जाते किसी की नज़र तक हरीफ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो बैठ गया तो सिर्फ़ सुल्ताना बेगम की जान में जान आई, वरना इन्हें लगा था कि शामिर शायद चला जाएगा। वो इतने गुस्से में लग रहा था। इसके जाने के बाद कायनात ने सुल्ताना बेगम से कहा, देखा आपने खाला, इसका मतलब अगर मेरी शाह में इससे हो भी गई, तब भी वो इसे बीवी बनाकर रखेगा हमेशा। मैं हरगिज़ अपने शौहर को किसी और औरत के साथ नहीं देख सकती। कायनात परेशान हुई। तुम परेशान ना हो, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मगर अब शामिर के सामने हमें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ शामिर को इस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि मेरा बेटा इसके मामले में गैरत खाता है और ये फितरी बात है। वो तो घर की मुलाज़िमों को भी इतनी इज़्ज़त देता है, नौरी की हर फ़ज़ूल बात को अहमियत देता है। इससे हँसी-मज़ाक चलता रहता है। शामिर का मुराद इसका मुलाज़िम है, लेकिन इसका बेहतरीन दोस्त है। वो अमीर-गरीब में कोई फ़र्क नहीं समझता। सिर्फ़ इसकी वजह से मुझे एहतियात करनी पड़ती है सबके साथ, क्योंकि मैं इसकी नज़रों में बुरी नहीं बनना चाहती। जो मकाम वो मुझे दे बैठा है, मैं वो अपना मकाम इसके दिल में हमेशा कायम रखना चाहती हूँ। सुल्ताना बेगम ने कहा, खाला मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने सगे बेटों से ज़्यादा शामिर से मोहब्बत करती हैं? कायनात वाक़ई हैरान हो गई थी उनकी बातें सुनकर। ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस दिन इन्हें मुझे छोड़ दिया उस दिन मेरा तख्त उलट जाएगा। इन्होंने खोए हुए लहजे में कहा, मैं समझ सकती हूँ जिस इंसान के साथ आपका सबसे ज़्यादा वक़्त गुज़रता है वो आपके लिए दिन-ब-दिन ख़ास होता चला जाता है। जो शख़्स हमेशा के लिए साथ रहता है वो सगों से बढ़कर हो जाता है। कायनात ने कहा, मुझे इस लड़की का बंदोबस्त करना होगा। मुझे इस लड़की से बहुत ख़ौफ़ आने लगा है। उन्होंने एक अज़म से कहा। फिर 2 दिन खामोशी से गुज़र गए। इस दिन के बाद हरीम इसे नज़र नहीं आया। अब चौथा दिन था। इसके शहर जाने का वक़्त अब होने वाला था। एक एक अजीब-सी बेचैनी थी इसके अंदर और इसे किसी तौर करार नहीं आ रहा था। वो किसी नतीजे पे पहुँचने की कोशिश कर रहा था, मगर पहुँच नहीं पा रहा था। कहाँ जा रहे हो शामिर? आओ मेरे साथ चाय पियो। तो आज चाय तैयार होने वाली है। वो शाम को जागा और बाहर जाने लगा तो सुल्ताना बेगम ने उसे पुकारा और अपने साथ बिठा लिया। इनके कहने पे वो खामोशी से आकर बैठ गया। सुल्ताना बेगम कायनात लॉन्ज में ही थी, बैठी हुई थी। सामने टीवी पर खबरें चल रही थी। शामिर इस उम्मीद में बैठ गया कि शायद हरीम का चेहरा नज़र आए। दिल को लाख समझाने के बावजूद भी दिल बाज़ नहीं आ रहा था। ये जज़्बा
चढ़ते सूरज की तरह था जिसे छुपाना मुश्किल था और शामिर सुल्तान की कोई जगह मुयस्सर नहीं थी इससे छुपने के लिए। सामने बैठी हुई लड़की जिसे इसकी अम्मा ने इसके लिए चुना था वो इसे बहुत आम सी लग रही थी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि मुतासिर होता मगर वो उस लड़की की आँखों में अपने लिए कोई जज़्बा देख रहा था और उस जज़्बे से नज़रें चुरा रहा था। इसके बरक्स हरीम की आँखों में इसके लिए नफ़रत थी लेकिन वो आँखें इसके हाफ़्ज़े में नक्श थी। इसकी बातें इसके ज़हन में हर लम्हा गूंजती थी। इसके 1 हफ़्ते की मोहब्बत ने इसके दिल में बहुत गहरा असर छोड़ रहा था। लेकिन इस मोहब्बत का दौरानिया बहुत कलील था। वो तो ये सोच रहा था कि वो सब मोहब्बत से लुत्फ़-अंदोज़ होकर बहुत लंबे अरसे तक न उसका नफ़रत था, जज़्बे के बावजूद से वो मोहब्बत मज़ा दे रही थी। लेकिन सोचों में खोई हुई शामिल सुल्तान बेगम ने इसे खोया हुआ देखा तो पूछा ख़्याल में चौंका, मैं पूछ रही हूँ कि किन ख़्यालों में खोए हुए? आजकल मैं नोट कर रही हूँ तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। सुल्ताना बेगम ने कहा, नहीं कोई परेशानी नहीं है, वो बोला। आज वो हमेशा की निस्बत ज़्यादा संजीदा और खामोश लग रहा था। सुल्ताना बेगम ने साजिदा की आँखों से इशारा किया, वो समझ गई इसे क्या करना है। चाय लेकर जाओ सुल्ताना बेगम के पास, वो तुम्हें बुला रही हैं। साजिदा ने कहा तो हरीम चाय लाए। देखा कि शामिर भी वहाँ बैठा, उसका सर मोबाइल में झुका हुआ था, लेकिन इसने हरीम का लम्स अपने पास महसूस किया तो सर उठा के देखा। एक लम्हे को दोनों की नज़रें चार हुईं। हरीम ने पटकने वाले अंदाज में ट्रे मेज़ पे रखी तो चाय के कप में जैसे ही सुनामी आ गया। चाय छलक पड़ी। ये देखकर सुल्ताना बेगम को गुस्सा आ गया। उन्होंने इसे बुलाया इसलिए था कि शामिर के सामने ज़लील कर सके, कोई तमीज़ नहीं तुम्हें लड़की। सुल्ताना बेगम ने गुस्से से कहा तो शामिर ने पहले सुल्ताना बेगम ने कहा फिर हरीम को। हरीम ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वो सुल्ताना बेगम को इश्तिहाल दिला सके। वो चाहती थी कि शामिर के सामने सुल्ताना बेगम इस पर तशद्दुद करे ताकि इसकी असलियत शामिर के सामने आए। वो पहले ही गुस्से से भरी हुई बैठी थी। वो चाहती थी कि कोई हंगामा हो, इसका सुकून बर्बाद हो। तो सबका सुकून बर्बाद वो मुकम्मल तौर पे बागी हो चुकी थी। आपने कहा चाय लिया मैं चाय ले आई, आपको पीनी है तो पिएँ वरना मैं वापस जाती हूँ। वो बोली ये तुम किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे? देखा शामिर तुमने कितनी बदतमीज़ी से ये लड़की मुझसे बात करी है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी ये मुझसे ऐसे ही बदतमीज़ी करती है। सुल्ताना बेगम ने कहा ये तो खुद को पता नहीं क्या समझ रही है, इससे आपकी इज़्ज़त करनी चाहिए मगर ये तो कायनात से रहा नहीं गया। तो बोली शामिर की नरमी ने इसे शेर बना दिया। शामिर अगर थोड़ी-सी सख्ती इस पर करते तो ये काबिल होती। तुम्हारी वज़ह से मैं अभी इसे कुछ नहीं कहती मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हद से उखड़ जाए। सुल्ताना बेगम ने कहा। शामिर तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जैसे ही हरीम दाखिल हुई वो अभी तक अपने धड़कनों पे काबू नहीं पा सका। हरीम गुस्से से इसको लात मारती हुई वहाँ से जाने लगी। सुल्ताना बेगम एकदम से इसकी तरफ लपकी। हरम जानती थी कि सुल्ताना बेगम ज़्यादा देर तक अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकती। इसका मतलब इन्हें गुस्सा ही दिलाना था। बड़े बाहर निकल आए, तेरे काटना ही मैं जानती हूँ। सुल्तान बेगम ने सर धक्का देकर ज़मीन में गिराया और लातों की बरसात शुरू कर दी। हमेशा की तरह हरीम कोई मुज़ाहमत नहीं कर रही थी। अम्मा ये आप क्या कर रही हैं? हमीर फ़ौरन खड़ा हुआ। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो और ये सब मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, बल्कि मुझे नहीं तुम्हें करना चाहिए था वरना आज ये इतनी बदतमीज़ ना होती है। इसे अपनी औकात याद दिला दूँगी मैं। सुल्ताना बेगम जल्दी से किचन में गईं। कोई डंडा सा ठंडा डंडे नुमा चीज़ इनके हाथ लगी। इन्होंने वापस आकर हरीम को बहुत बुरी तरीके से इस डंडे से मारना शुरू कर दिया। अम्मा शामिर फ़ौरन आगे बढ़ा, हरीम के ऊपर गिर गया उसे बचाने के लिए। हट जाओ मेरे सामने से, शामिर को ज़रूरत नहीं इस लड़की की हमदर्दी करने की। सुल्ताना बेगम ने शामिर से कहा। शामिर ने सहारा देकर हरीम को खड़ा किया। मैंने कहा छोड़ दो इसे। वो आगे बढ़ी और फिर से हरीम पर हमला करने के लिए तैयार हुई। शामिर ने हरीम को कुत्ते लगाकर बचाना चाहा। हरीम ने अपना सर शामिर के सीने में छुपा लिया। सुल्ताना बेगम ये मंज़र देखकर हैरान हो गए। शामिर तुम इस लड़की की ढाल बन रहे हो जिसके भाई ने तुम्हारे भाई को मारा है। सुल्ताना बेगम ने कहा अम्मा जुनैद का कत्ल जफ़र ने किया, हरीम ने नहीं। शामिर ने तकरीबन चीखते हुए कहा लेकिन हमारे साथ ज़ुल्म तो हुआ है ना। सुल्ताना बेगम ने कहा लेकिन फिर भी मैं कहूँगा हरीम का इसमें कोई कसूर नहीं। शामिर अपने दिल की ज़ुबान बोल रहा था, तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो मार-मार के इस लड़की की दुर्गत बना चुका होता अब तक। फिर कैसे ना ज़फ़र सामने आता। सुल्ताना ने कहा, मैं औरत पे हाथ उठाने के हक़ में बिल्कुल नहीं। वैसे यहाँ मारने के लिए नहीं लाया हूँ जान, मैं सिर्फ़ इस मकसद के लिए लाया हूँ ताकि मैं ज़फ़र तक पहुँच सकूँ। शामिर बोला, बिना सख्ती और मार के ये कैसे बताएगी कि ज़फ़र का पता तुम खुद सोचो। सुल्तान ने कहा, हरीम अभी तक शामिर के सीने में सर छुपाए हुए थी। सुल्ताना बेगम आगे बढ़कर हरीम का हाथ खींचा और इसे शामिर से अलग किया। फिर से उस पर हमलावर हुई, उसके बाल खींचे। अम्मा मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, शामिर ने दुःख से कहा। सुल्ताना बेगम ने हरीम के बाल छोड़ दिए। वो गुस्से से लंबी-लंबी साँसें लेने लगी। शामिर ने हरीम के कांधों से थाम लिया और नूरी को आवाज़ दी, इसे अंदर ले जाओ। इसने हरीम को नूरी के हवाले करते हुए कहा। खुद एक उसकी नज़र सुल्ताना बेगम पे डाली और अपने कमरे में चला गया। ये क्या कर दिया आपने सुल्ताना बीबी? मैंने आपसे कहा भी था खुद पे काबू रखें। आजकल आपको क्या होता जा रहा है? साजिदा ने परेशान होके कहा, आप इस लड़की की वज़ह से मेरा बेटा मुझसे बदगुमान हो रहा है, मैं छोड़ूँगी नहीं इसे। वो गुस्से से बोल रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा शामिर अपना बैग लिए बाहर जा रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो शामिर? सुल्ताना बेगम ने दुःख से पूछा। ये हवेली छोड़कर जा रहा हूँ, वो बोला और बाहर निकल गया। बाहर निकला तो गाड़ी के सामने मुराद खड़ा था। खैरियत इतनी जल्दी से शहर वापस जा रहे हो? मुराद ने पूछा। कब से ये सुलूक हो रहा है हरीम के साथ इस हवेली में? मुझे सच-सच बताओ। शामिर ने सुर्ख आँखों से पूछा था। मुराद सारा मामला समझ गया। जब जब तुम शहर जाते हो मुराद बोला, और मुझे बताना भी गवारा नहीं किया तुमने। शामिर ने कहा, अगर मैं बताता तो क्या तुम मेरा यकीन करते? वो तुम्हारी बीवी है, क्या तुमने इसके जिस्म पर निशानात नहीं देखे होंगे? मुराद ने कहा तो शामिर वो निशानात याद आए जिनके मुतालिक इसने हरीम से पूछा तो इसने ये कहकर टाल दिया कि वो स्लिप होकर गिर गई थी। वो हस्बे मामूली सी नाइट क्लब में बैठा हुआ था। हाँ, रशीद
वॉशरूम चला गया तो इसने इधर-उधर नज़र दौड़ाई, फिर इससे मशरूब पीने में मशगूल हो गया। एक वेटर इसके पास आया और एक लिफ़ाफ़ा से दिया, "ये आपके लिए कोई देकर गया है।" वेटर ने अंग्रेज़ी में कहा और चला गया। इसने लिफ़ाफ़ा खोला, उसमें जो इबारत लिखी हुई थी, इसे पढ़कर जैसे सफ़र के पहलू तले ज़मीन निकल सरक गई। "शेर हो तो अपने किरदार से बाहर और मेरा मुकाबला करो। तुम्हारी एक बहुत कीमती चीज़ मेरे पास है, जैसे तुम्हारे बाप सरदार शाहनवाज़ ने मेरे निकाह में दिया है। वापस लेनी है तो मेरे पास आओ, फ़कत शामिर।" वो मुझे समझने की कोशिश कर रहा था कि कौन-सी चीज़ की बात कर रहा है शामिर। तो इतना तो इसे अंदाज़ा हो गया था कि शामिर को इसकी लोकेशन पता चल गई, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो उसी नाइट क्लब में एक मशकूक शख्स को देख रहा था और इस ऑफ़िस से यकीन था कि ये शामिर का जासूस है। लेकिन वो सोच में पड़ गया कि शामिर कौन-सी कीमती चीज़ की बात कर रहा है, इसके वहम-गुमान में भी नहीं था कि वो हरीम की बात कर रहा है। इसने 2-3 बार फिर वही बात पढ़ी, निकाह लफ्ज़ पे इसकी नज़रें अब ठहरी हुई थी। अचानक इसके ज़हन में चमका वो हरीम, इससे आगे वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। रशीद वापस आकर अपनी जगह पे बैठ गया। उसने देखा ज़फ़र के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ है। "साईं, आप ठीक तो हैं ना?" रशीद ने पूछा। "बाबा, साईं को कान मिला दो, मुझे उनसे बात करनी है।" ज़फ़र ने कहा, "आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए। उन्होंने सख्ती से मना किया है कि आप किसी से भी फ़ोन पे बात नहीं कर सकता।" रशीद बोला। हरीम की याद आ रही थी, इससे बात करना चाह रहा हूँ। ज़फ़र का अंदाज़ मायने ख़ासा शामिर का भेजा हुआ पैगाम एक चाल भी हो सकता था, इसे वापस बुलाने के लिए। अभी वो इतनी जल्दी किसी भी बात का यकीन करने की पोज़ीशन में नहीं था, ख़ासकर दुश्मन के भेजे हुए पैगाम का। जब तक इसकी तस्दीक खुद न करे। हरीम ये भी बिल्कुल ठीक है, सरदार साहब बता रहे थे कि जलील का वली साई से निकाह होने वाला है। रशीद ने खुश होने की भरपूर अदाकारी करते हुए कहा। ज़फ़र सोच में पड़ गया। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। मेरी आँखों के सामने उसे मारा गया, घसीटा गया, इसके बाल नोच खींची गई। मंज़र मेरे लिए इतना दुःख का बाइस है कि मैं बयान नहीं कर सकता। वो मेरी बीवी है और मैंने खुद कभी इसके साथ इसके सिवा सलूक नहीं किया। मुझे अंदाज़ा था कि अम्मा इसके साथ सख्ती करती हैं, लेकिन इतना बुरा सलूक करती हैं मैंने सोचा भी नहीं था। शामिर बोला, "ये तो कुछ भी नहीं है, इससे आगे जो हुआ वो तुम सुन ही नहीं सकते।" इमरान बोला, "इससे और बुरा क्या हो सकता है इसके साथ?" शामिर बोला, "इतना बुरा हुआ जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते।" मुराद ने नज़रें चुराते हुए कहा, "बताओ मुझे।" शामिर बोला, "तुम्हारी इज़्ज़त को तुम्हारी माँ घसटते हुए मर्दों की बैठक तक ले गई और सबके सामने इसके तन से इसकी चादर जुदा की, इसे ज़मीन पर फेंक कर मारा।" शामिर इन 2 कोहड़ की मर्दों के बीच जिनकी नज़र तुम्हें देखकर खौफ से झुक जाया करती थी, जो मर्द सारा दिन तुम्हारे काम करते हैं, जो आते-जाते तुम्हें सलाम करते हैं, इन मर्दों के बीच तुम्हारी इज़्ज़त को घसीटा गया, मारा गया, इसकी चादर छीन ली गई। ये क्या यही है सरदार शामिर सुल्तान की हवेली में एक औरत की इज़्ज़त? औरत तो भी वो जो सरदार के निकाह में हो गया। तुम इससे इस हवेली में लाए थे कि मर्दों के सामने ज़लील कर सको? क्या गुज़री होगी इस मज़लूम के दिल में इस वक़्त? तुम्हें अंदाज़ा है क्या सोच रही होगी वो, किस बात की सज़ा मिल रही है उसे, जबकि इसने कुछ किया ही नहीं है, ना इसने जुनैद का कत्ल किया है, ना करवाया है। इसे सिर्फ़ इस बात की सज़ा दी जा रही है क्योंकि वो ज़फ़र की बहन है। अगर मैं इसके वक़्त वहाँ मौजूद ना होता तो तुम्हारी माँ ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस बेचारी को ज़लील करने में, पर तुम्हारी माँ ने सब सिर्फ़ इसलिए किया क्योंकि तुमने कहा था कि किसी नामहरम के नज़र नहीं पड़नी चाहिए हरीम पे। इस बात का बदला लेने के लिए इतने सारे नामहरम मर्दों के सामने बिना चादर के फेंक दिया तुम्हारी माँ ने इसे। बल्कि सबसे पहले तो मुझे बुलाकर भाभी को मेरे पास उछाल दिया, बल्कि यूँ कहा कि मुझे पेश कर रही थी तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी को। लेकिन मैंने तुम्हें इस वक़्त ये नहीं बात नहीं बताई क्योंकि तुम मुझसे भाभी को लेकर पहले ही नाराज़ थे। मुराद ने कहा तो शामिर को अपनी समातों पे यकीन नहीं आ रहा था। अम्मा ने किया ऐसा? बहुत मुश्किल से शामिर ने ये अल्फ़ाज़ अदा किए। शामिर को लगा इसके दिमाग की नसें फट जाएँगी। गुस्से से वो एकदम से सुल्ताना बेगम के पास जाने के लिए मुड़ा तो नूरी भागती हुई आई। "शाहज़ाई, आपकी बीवी बेहोश हो गई है।" नूरी ने फूलती हुई साँसों के साथ कहा तो शामिर एकदम से उसके पास भागा। इसे देखा रशीद गहरी नींद सो रहा है। बिना कोई आवाज़ पैदा किए हुए इसने अपना सारा सामान पैक किया, अपना पासपोर्ट उठाया और नकदी उठाई और आहिस्ता-आहिस्ता दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। इसकी बस हो गई थी। वो मज़ीद इस कैद में नहीं रह सकता, इसलिए वो वापस जा रहा था। अब जो होगा देखा जाएगा, वही सोचकर जा रहा था। रशीद जब नींद से उठा तो उसके आसान खता हो गई। ये देखकर कि ना ज़फ़र फ्लैट में मौजूद था, ना ही इसका सामान, ना ही इसका पासपोर्ट। इसने फ़ौरन शाहनवाज़ को कहा, "मैंने तुमसे कहा था इस पर कड़े नज़र रखना। निकल गया ना वो तुम्हारे हाथों से।" शाहनवाज़ धाड़े। "मुझे लगता है इन्होंने मुझे नींद की गोलियाँ खिला दी थी किसी चीज़ में डालकर, वरना मैं नींद में भी चौकन्ना रहता हूँ।" रशीद बोला। "अब वो यहाँ के एक और शामिर के हाथों मारा जाएगा। रशीद मेरा एक ही बेटा है और तुम इसकी निगरानी न कर सके।" शाहनवाज़ ने गुस्से से फ़ोन काट दिया। मुबारक हो, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। डॉक्टर सोबिया ने हरीम का चेकअप करने के बाद कहा। डॉक्टर सोबिया इलाके के सरकारी अस्पताल में तैनात थी और शामिर ने हरीम का चेकअप करने के लिए हवेली लेकर आया था। हरीम होश में आ चुकी थी। बदकिरदार लड़की बता किसका गुनाह लेकर आई है हमारे घर। डॉक्टर सोबिया के जाने के बाद फौरन सुल्ताना बेगम इस पर झपट पड़ी। अम्मा प्लीज़ बस कर दे। शामिर ने उन्हें रोका। बस कर दो, इतनी बड़ी बात है, बस कर दो। तुम मेरे ये ज़रा-सी भी गलत है तो अभी के अभी इसे कत्ल कर दो। क्या अभी इस बेजार लड़की को अम्मा वो बदकिरदार नहीं। शामिर नज़रें चुराते हुए बोला तो सुल्ताना को साँप सूख गया। शामिर, तुम अपने भाई को खून भूल गए, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए तुम। ऐसा कैसे कर सकते हो शामिर? मेरा सारा का किया कराया मिट्टी में मिला दिया तुमने, मुझे बर्बाद कर दिया तुमने। क्या
क्या इतना ज़्यादा मेरा जुनैद का खून तुम्हारे लिए एक लड़की के हुस्न को देख के तुम अपने भाई का खून भूल गए? सुल्ताना बेगम सदमे से बोल रही थी। हरीम को इस वक़्त इनकी ये हालत देखकर बहुत सुकून मिला था। मैं कुछ नहीं बोला माँ, बस कुछ भी नहीं बोला, मुझे सब याद है। शामिर बोला, तो फिर ये बच्चा क्या तुम्हें चाहिए? ये बच्चा इस लड़की से तुम्हें वारिस चाहिए? नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, मैं किसी कीमत पे इस लड़की को अपनी बहू के रूप में तस्लीम नहीं कर सकती और ना ही तो इस बच्चे को इस हवेली में पलने दूँगी। सुल्ताना बेगम गुस्से से पागल हो गई थी। नूरी हरीम को मेरे कमरे में ले जाकर सुला दो। शामिर ने नूरी से कहा, हरगिज़ नहीं, अगर तुमने इस लड़की को कबूल कर लिया तो फिर मैं इस हवेली में नहीं रहूँगी। मैं ये हवेली छोड़कर जा रही हूँ। आखिर तुम ये साबित कर ही दिया ना कि जुनैद तुम्हारा सौतेला भाई था। अगर इसका सगा भाई होता तो यकीनन वो ऐसा ना करता। सुल्ताना बेगम ने अब रोना शुरू कर दिया। इसका आखिरी जुमला शामिर के दिल पर एकदम लगा। हरीम ने एक फातिहाना नज़र सुल्ताना बेगम पर डाली और नूरी के साथ शामिर के कमरे में चली गई। आप कमरे में चलें अम्मा। शामिर ने सुल्ताना बेगम को इशारों से थाम कर कमरे में ले आया। नहीं, मैं तुम्हारी माँ मर गई, मैं तुम्हारा इलियास की बात मत कहना मुझे अपनी माँ। सुल्ताना बेगम ने इसका हाथ झटकते हुए कहा, अम्मा 2 मिनट आराम से बैठकर मेरी पूरी बात सुन लें। शामिर ने कहा, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात शामिर, तुमने मुझे बहुत मायूस किया। सुल्ताना बेगम ने कहा, मायूस तो आपने मुझे भी बहुत किया अम्मा। अब मैंने आपसे कहा था मेरी इज़्ज़त की हिफाज़त करें और आप मेरी इज़्ज़त को मर्दों के बैठक तक ले गईं, जो मेरे सामने ऊँची आवाज़ में बात नहीं करते। कौन-कौन नहीं था वहाँ पर मुझे बताएँ। मेरे मुलाज़िम, मेरे ड्राइवर, मेरे किसान, मेरी मुंशी, मेरे शुक्रगुज़ार, मेरे दौर पर के करीब रिश्तेदार, मेरी बीवी, इन सब के साथ कदमों में डाल कर इसी तन से उसकी चादर खींचकर बहुत मायूस किया आपने मुझे। मेरी बीवी को मेरे ही दोस्त के सामने पेश करके बहुत मायूस किया आपने। शाहमी ने दुःख से कहा तो सुल्ताना बेगम को साफ हो गया, झूठ बोल रही है वो लड़की, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो तुम्हें मुझसे बदगुमान करने के लिए चाल चल रही है। सुल्ताना बेगम ने कहा, दुःख तो इस बात का है, इस लड़की ने मुझे से एक लफ्ज़ तक नहीं कहा इस सारे वाक़ये के बारे में। सलाम इस लड़की के सब्र को जिसने इतना ज़ुल्म बर्दाश्त किया। शामिर बोला, मुझे लगता है मुराद इस लड़की के इश्क में अंधा हो गया है और इसने तुमसे ये झूठ कहा है। सुल्ताना बेगम समझ गई कि ये सब मुराद ने बताया, इसलिए उल्टा मुराद पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। कहती है ना कि मैंने सगा बेटा होने का सबूत नहीं दिया। मुझे सिर्फ़ एक बात का जवाब दें, अगर मेरी बीवी की जगह जुनैद की बीवी होती तो क्या आप इसे भी इसी तरह से मधु के पास लेकर जाती? शामिर बोला, शामिर तुम समझ नहीं रहे हो, ये सब चाल चल रहे हैं। मुराद और हरीम आपस में मिले हुए हैं, ये दोनों की प्लानिंग है मुझे तुमसे अलग करने के लिए। सुल्ताना बेगम को बाहरने मारने वाली थी, मैं हरीम को अपने साथ शहर लेकर जा रहा हूँ। शामिर ने कहा, और बदला कौन लेगा? मेरे बेटे का खून का बदला? सुल्ताना बेगम ने कहा, मैंने बसात बिछा दी है, मुझे मालूम हो गया है कि ज़फ़र कहाँ है, बस अब कुत्ते को हड्डी फेंकी है, खुद ब खुद हड्डी खाने के लिए बाहर निकल आएगा। शामीर ने कहा तो सुल्ताना बेगम को हैरत का झटका लगा, कहाँ है ज़फ़र? सुल्ताना बेगम ने पूछा, लॉस एंजेलिस में, जो बसात मैंने बिछाई इसके मुताबिक वो अब तक वहाँ से पाकिस्तान के लिए निकल चुका है। शामीर ने कहा, तुम्हें यकीन है वो आएगा? सुल्ताना बेगम ने कहा, अगर इसे अपनी बहन से मोहब्बत है तो आएगा, वो खुद चल कर आएगा और अगर इसे अपनी जान प्यारी है तो मुझे चलकर इसके पास जाना पड़ेगा। शामीर ने कहा, ठीक है, ज़फ़र को कत्ल करने के बाद तुम्हें हर हाल में हरीम को छोड़ना होगा, फिर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे ख़ानदानी बीवी को दे दूँगी। सुल्ताना बेगम ने कहा। शामीर ने उनकी बात सुनकर अपना निचला होंठ दाँतों तले काटने लगा। तुम हार गई हो हरीम, हलीमा ने गर्म दूध उसके सामने रखते हुए कहा। तो समझ नहीं पाई, ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? शामिर मेरी तरफ़दारी कर रहा है, अपनी माँ के खिलाफ़ हो गया, इतना सब कुछ हो गया। शामिर की माँ की असलियत इसके सामने आ गई। मेरी जीत आपको हार लग रही है? हरीम ने कहा, ये बच्चा तुम्हारी हार है हलीमा वलीमा समझ ही नहीं। शामिर ने कहा, शामिर तुम्हारे साथ खेलने ही रहा था, बल्कि खेल चुका है, वो तुम्हें हरा चुका है हरीम, वो जैसा चाहता था वैसा ही हुआ है। वो तुमसे बच्चा चाहता था ताकि तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीन ले और जब तक तुम इसे ज़फ़र तक रसाए ना दो, वो बच्चा तुम्हें नहीं देगा। हलीमा के इंकशाफ पर हरीम हैरान हो गई। शामिर बदले के लिए इतना लंबा इंतज़ार नहीं कर सकता। हरीम बोली, यहाँ पर लोग 20-20 सालों तक बदला के लिए इंतज़ार करते हैं, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है। हलीमा ने कहा, ना मैं बहुत कुछ बदल सकता है, अभी मैं हार नहीं मानूँगी और जहाँ तक बच्चे की बात है तो जो मेरे भाई मेरी भी जान बचाने के लिए 7 समुद्र पार करके यहाँ पहुँच सकता है, तो मैं भी इस भाई के लिए अपना बच्चा कुर्बान कर सकती हूँ। हरीम ने कहा, इसका मतलब तुम जानती हो ज़फ़र कहाँ है? हलीमा ने कहा, मुझे सर दर्द की गोली लाकर दो। हरीम हलीमा का सवाल गुल कर गई। शामिर कमरे में आया तो हरीम लेटी हुई थी और नूरी इसके सराहने बैठी इसका सर दबा रही थी। नूरी, हरीम का अपना सामान उठाओ, अभी हम शहर जा रहे हैं, तुम्हें हरीम के साथ रहना है वहाँ। शामिर ने नूरी को हिदायत दी, क्या सच में शाहज़ाई मैं शहर जाऊँगी? नूरी खुशी से बोली, हाँ जल्दी करो, हमें देर हो रही है। शामिर ने कहा। हरीम हैरत से शामिर को देख रही थी, इसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो वाक़ई इसे अपने साथ शहर लेकर जा रहा है। शुक्र है इसे सुल्ताना बेगम से तो मेरी जान छूट जाएगी। हरीम ने सोचा, वो काम कर के काम की आदी तो हो गई थी, मगर अब वो आराम करना चाहती थी और उसे बहाना मिल गया था, वरना इसे लग रहा था कि शामिर से हवेली छोड़कर जाएगा और फिर सुल्ताना बेगम इस हालत में भी इससे काम करवाएँगी। शामिर की बेगम शहर की तरफ रवाना थी। मुराद ड्राइविंग कर रहा था, नूरी और हरीम पीछे बैठी हुई थी। हरीम के ज़हन में हलीमा की बातें गूंज रही थी, क्या वाक़ई वो सिर्फ़ अपने बच्चे के लिए मुझे शहर लेकर जा रहा है या फिर इसके दिल में मेरे लिए कोई जगह बन गई है या मुझे वो सुल्ताना बेगम के मज़ालिम से बचाने के लिए लेके जा रहा है? हरीम सोच रही थी और खिड़की से बाहर देखती जा रही थी।
शामिर ने तब से लेकर इससे कोई बात नहीं की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये शख्स मेरी ढाल बनेगा, अगर कोई मुझे मारे तो, लेकिन कैसे कि मेरी तकलीफ का तरफ उठा और इसने मुझे बचाया। हालाँकि मुझे लगा था सुल्ताना बेगम के सामने वो बोल नहीं सकता, मगर वो बोला और मेरे लिए बोला। इसने ये भी कहा कि मेरा इस पर कोई कसूर नहीं। जब ये बात मानता है कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, तो फिर वो क्यों मुझे सज़ा देना चाह रहा है? हरीम अपने अंदर एक जंग लड़ रही थी, लेकिन जो भी था वो उसकी के वक़्त बहुत पुरसुकून थी, ये सोच कर के सुल्ताना के ज़ुल्म से वो और हवेली के कामकाज से इसे आराम मिलने वाला है, और अब इसकी अगली सीट पर बैठा था और इसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही थी कि ये कैसा है, मेहरबान या धोखेबाज। लेकिन इससे ये खुशी ज़रूर हो रही थी कि वो अब इसके साथ रहेगी। पता नहीं शामिर हवेली वापस जाएगा भी कि नहीं, क्योंकि जिस तरह की तैयारी करके वो हवेली से निकला था, इसे लग नहीं रहा था कि वो जल्दी वापस आने वाला है। अगर वो सुल्ताना बेगम से मिलने के लिए नहीं भी आना चाहे, तो अपने वालिद से मिलने आना ही पड़ता। उसे सोचते-सोचते एक तवील सफ़र भी अख्ताम पज़ीर हुआ और गाड़ी इसके घर के सामने आकर रुकी। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और गाड़ी अंदर दाखिल हुई। ये नए तर्ज का बहुत ही खूबसूरत बंगला था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। गाड़ी से उतरी तो एहसास हुआ कि वो तखन से चूरे इतने ऐसे बादशाह आने का एहसास इसके लिए बहुत खुशगवार था। इसके अंदर जैसे एक नई तवानाई आ गई थी। पिछले जितने महीने जिस ट्रॉमा में वो रही थी, बिलाकर इससे निकल आई थी। ये खुशी सिर्फ़ शहराने की, ये हवेली से आज़ादी की नहीं। ये खुशी इस बात की भी थी कि अब इसका बार-बार शामिर से सामना होगा। अपनी मुस्कुराहट दबाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अगर शामिर ने देख लिया तो यकीनन इसका मज़ाक उड़ाएगा। इधर शामिर की हालत थी कि वो हरीम से नज़र नहीं मिला पा रहा था। जो कुछ इस मुराद ने उसे बताया, इसके बाद इसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हरीम का सामना कर सके। हरीम को लग रहा था कि वो जानबूझ के इसे इग्नोर कर रहा है, मगर अब इसे इस बात की परवाह नहीं थी। इसे अब अपनी पोज़ीशन काफ़ी मज़बूत लग रही थी। एक तो ये कि वो सुल्ताना बेगम को पत्ता काट चुकी थी, इसकी असली शामिर के साथ ज़ुल्म मिला चुकी ज़ाहिर कर चुकी थी। अब वो इसे वारिस देने वाली थी और घर के अंदर दाखिल हुई। साया मुझे शहर घुमाए ना, नूरी ने शोकर और पूछा, पहले पहुँच रहा हो? ठीक तरीके से शामिल का मुस्कुराते हुए कहा, साईं मैंने सुना है यहाँ समुंदर है, मुझे समुंदर देखना है। वो फिर बोली। इस बात पर शाह ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराया। इसकी बात और इस कमरे में ले जाओ। हरीम शामिर ने एक तरफ कमरे की तरफ इशारा किया, तो नूरी ने सहारा देकर हरीम को वहाँ बैठाया। उसका सामान भी इसके कमरे में रख दिया और आरामदायक बेड पर लेट के सुकून का सांस लिया। मेरे रब तेरा शुक्र है, तूने मेरी मदद की। अब आगे भी मेरी मदद करना। शामिर के इरादे चाहे जो भी हो, लेकिन तेरा इरादा सब पे भारी, लेकिन तू बस तू हम गरीबों पर रहम करना, हमारा हालात अच्छे कर दे। बेड से टेक लगाते हुए हरीम ने दिल से दुआ की। थोड़ी देर बाद शामिर अंदर दाखिल हुआ। जाकर किचन में देखो, ज़मीन ने खाना तैयार कर दिया है, तो हरीम के लिए लिया। शामिर ने कहा। नूरी किचन में चली गई। वाक़ हरीम के सामने खड़ा हो गया। हरीम ने नाराज़गी से चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। शामिर उसके करीब आकर बैठ गया, तो वही झटके से खड़ी हो गई। आराम से, कहाँ जा रही हो? कहाँ नहीं जाऊँगा, तो मैं तुम्हें बैठ जाऊँ। शामिर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मुझे नहीं, अपने बच्चों को यहाँ लाए हो, ये सब मेहरबान मुझ पे नहीं, अपनी औलाद पर करे हो। मुझे ये धोखा मत दो कि ये सब तुम मेरे लिए कर रहे हो। बेवकूफ़ नहीं हूँ। हरीम बोली और अपना हाथ छुड़ाने लगी। शामिर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि वो खड़ा हो गया। वो तुम्हें जान ही गया हूँ कि तुम बेवकूफ़ नहीं हो, मगर मैं सिर्फ़ मुझे एक सवाल का जवाब दो। उसकी आँखों में आँखें डाल कर बोला। कौन-सा सवाल? हरीम भी इसकी आँखों में आँखें ही देख रही थी। क्या वो मोहब्बत वाक़ई एक ड्रामा थी? शामिर ने पूछा। अगर यही सवाल मैं तुमसे करूँ तो फिर जो तुम्हारा जवाब होगा वही मेरा जवाब होगा। हरीम ने अगले यहीं पर शामिर ने इससे मज़बूत गिरफ्त में ले लिया। हरीम, मैं खुद को तुमसे मोहब्बत करने से रोक नहीं पाया। मैंने हज़ार बार दिल की आवाज़ को दबाना चाहा, अपने जज़्बात का गला घोंटना चाहा, हर बार इस मोहब्बत से इनकार किया। मगर हरीम सरदार शामिर सुल्तान आज तुम्हारे सामने ये इतराफ़ करता है कि वो तुमसे पहली नज़र कम मैं मोहब्बत का शिकार हुआ था, और तब से लेकर अब तक वो मुकम्मल तौर पर तुम्हारी मोहब्बत में डूब चुका है। शामिर शिद्दत से जज़्बात से बोले जा रहा था। हरीम उसकी आँखों में देख रही थी, जहाँ से सच्चाई नज़र आ रही थी। यही मेरा जवाब है, और अगर यही तुम्हारा जवाब ना हुआ तो मेरा दिल बहुत बुरे तरीके से टूट जाएगा। मैं तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे तुमसे मोहब्बत करने पे मजबूर कर दिया और मैं हार गई। इस हफ्ते जितनी मोहब्बत तुमने मुझ पर निछावर की, इस मोहब्बत ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया। मैं यहाँ वापस आकर हर पल, हर लम्हे तुम्हारे बारे में सोचता रहा। हर पल इस बात से इनकार करता रहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर आज मैं इनकार नहीं करूँगा। हम मेरे वहम-गुमान में भी नहीं था कि मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो जाएगी जिससे नफ़रत करता था, सिर्फ़ इस वजह से कि इसका भाई मेरे भाई का कातिल है। मगर हरीम, मैं भी इंसान हूँ, इस मोहब्बत की वजह से ये भी कि तुम मेरी बीवी हो, और इसी रिश्ते से हरीम, मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। शामिर ने फिर कहा। तो हरीम रोते हुए से लिपट गई। मैंने कहा था जो तुम्हारा जवाब होगा वही मेरा जवाब होगा। वह रोते हुए बोल रही थी। शामिर इस वक़्त सब भूल जाना चाहता था, सिर्फ़ इस खूबसूरत लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहता था, और बस कितना भाग रहा था वो इस लड़की से, लेकिन वो उसका मुकद्दर बन गई थी। हवेली में जैसे मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। सुल्ताना बेगम की हालत ऐसी थी जैसे कोई कतवी दीवाना हो। वो लेटी हुई थी, उसके सर पर दुपट्टा बंधा हुआ था, जैसे ऊन गाँव की औरतों के सर दर्द की वजह से बंधा होता है। इनके सराहने बैठी साजिद का सर दबा रही थी। कायनात भी इनके पास बैठी हुई थी। ले गई ना वो लड़की शामिर को बुलाकर। कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मुज़फ़्फ़र की बहन शहर में जाकर मेरे बेटे के साथ ऐश करे। अगर मुझे पता होता कि वो लड़की इतनी शातिर है तो मैं इसे कभी खून बहा में ना माँगती। मैंने खुद ही अपने पापा को लाड़े मारी। इस लड़की को इस हवेली में लाकर सुल्ताना सदमे से बोली जा रही थी, खाला आपका बीपी हाई है। ये ज़्यादा ज़हन पर ज़ोर मत डालें, आपको कहें तो शामिर को फ़ोन करती हूँ कि आपकी तबीयत सही नहीं है। कायनात ने कहा, हाँ कराओ उसे फ़ोन।
कहो कि मैं मर रही हूँ मैं ताकि उस लड़की को वहाँ पर छोड़कर आ जाए मेरे पास। मैं इसे दिखाना चाहती हूँ कि शामिर के दिल में मेरा क्या मकाम है। वो क्या समझती है कि शामिर को मुझसे छीन लेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसने अभी मेरी ताकत देखी ही नहीं। सुल्ताना बेगम ने कहा तो कायनात ने यही कि फ़ोन से शामिर को फ़ोन में हिला दो और तो आओ तुम्हारा घर घर तुम्हें दिखाता हूँ। अगले दिन शामिर ने हरीम से कहा और इसे इशारों से थाम कर घर दिखाने लगा। बहुत खूबसूरत घर है। घर देखने के बाद हरीम बोली। शामिर ने इसे टीवी लाउंज में मौजूद सोफ़े पे बैठाया और टीवी ऑन किया। हरीम को अजीब-सा सुकून महसूस हो रहा था इतने अरसे बाद, वरना इसी ये परेशानी थी कि इसे काम करना और नहीं। सुल्ताना बेगम इसके सवाल पर सवार थी और सबसे बड़ी बात कि शामिर इसके पास था, इसके साथ था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, मगर ये हकीकत है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत नहीं बल्कि मुझे तुमसे इश्क हो गया है, मगर मुझे हलीमा की बातें परेशान कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक बार फिर से धोखा खा रही हूँ। मगर इस बार मुझे लगता है कि ये सच बोल रहा है। हरीम ने शामिर की तरफ देखते हुए कहा, जो रिमोट से टीवी के चैनल बदल रहा था, कोई मूवी देखोगी? शामिर ने पूछा। नहीं, मेरा कुछ भी देखने का दिल नहीं कर रहा। तुम्हें जो देखना है देखो। हरीम ने कहा। मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, इजाज़त दे दो, सारा दिन देखता रहूँ तुम्हें। शामिर ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा और बोला, अच्छा, मेरा घर मेरा दिल करे तुम्हें देखने का तो? हरीम बोली, तो देख लो, किसने मना किया? बंदा हाज़िर है। शामिर बोला, क्या तुम मेरी खातिर अदा साईं को माफ़ नहीं कर सकते? ना चाहते हुए भी हरीम ने पूछा। इसने देखा कि इसके वो सवाल पर शामिर के चेहरे का रंग तब्दील हो गया है। मैं तुम्हारी मोहब्बत में कुछ भी कर सकता हूँ हरीम, के लिए तैयार रखो। शामिर ने सख्त तासुरात लेके हरीम को कहा तो हरीम का दिल डूब गया। फिर अपने भाई के कातिल के साथ ज़िंदगी कैसे गुज़ारूँगी? हरीम ने कहा, जैसे मैं गुज़ारने पर मजबूर हो गया हूँ अपने भाई की कातिल की बहन के साथ, तो ज़िंदगी गुज़ारने को मैं मोहब्बत के हाथ मजबूर हो गया हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे ज़िंदगी में मिलने वाली सबसे अलग लड़की हो, जो पहले मेरी बीवी बनी और बाद में महबूबा। तुम्हारी हर अदा, हर बात, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा हुस्न और तुम्हारी बहादुरी, क्या कुछ नहीं पसंद मुझे तुम में। तुम वो पहली इंसान हो जिसकी वज़ह से मैंने अम्मा को नाराज़ किया, वरना आज तक कोई ऐसा हुक्म नहीं जो मैंने नहीं माना हो। शामिर ने कहा तो हरीम सोच में पड़ गई, क्या वाक़ई ये शख्स मुझे मेरे भाई को मार देगा? लेकिन मेरे भाई ने भी तो उसके भाई को मारा है। ज़रूर ये इससे अपने भाई भी अज़ीज़ होगा जैसे मेरा भाई है। इसके बावजूद ये मेरे साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है, मोहब्बत के आते हैं वो मजबूर होगा, तो फिर मैं क्यों नहीं? नहीं, नहीं, मैं अपने अदासाई के मुतल्लिक़ ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं इतनी बड़ी कुर्बानी दी है अदासाई की जान बचाने के लिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरी सारी कुर्बानी रायका गई है। अरे! मैं भी ज़हर का ये घूँट पी गया, मुझे मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर तुम्हें अपना लिया। अब ज़हर का एक घूँट तुम्हें भी हर हाल में पीना है, क्योंकि ज़फ़र तक ये खबर पहुँच गई है कि तुम मेरे पास हो। शामिर ने कहा, तो हरियों का दिल किसी बेलगाम घोड़े की माने दौड़ने लगा, यानी कि वो वही हुआ जिसका डर था। लेकिन ये बात अदा साईं से ज़्यादा देर तक छुपी नहीं हुई रह सकती थी। हरीम को अपनी हालत गैर महसूस होती महसूस हो रही थी। अब क्या हुआ? शामिर ने इसके उड़े हुए रंग की तरफ देख कर पूछा। मेरा सर चकरा रहा है। हरीम ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, चलो तुम आराम करो, मैं तुम्हें कमरे तक ले जाता हूँ। शामिर ने सहारा देकर इसे उठाया, कमरे में ले आया। तुम अपने ज़हन पे ज़्यादा ज़ोर मत दो। इस वक़्त शामिर ने कहा। इसे अपनी किसी गलती का एहसास हुआ कि फ़िलहाल हरीम के सामने इसके इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी। इस कंडीशन में को इस मद्देनज़र रखते हुए शामिर ने नूरी को आवाज़ दी और हरीम के लिए चाय बनाने को कहा और खुद इसके सामने बैठ गया। ऐसा करते हैं, कल शॉपिंग पे चलते हैं, तुम्हें ज़रूरत होगी बहुत सारी चीज़ों की। शामिर ने इसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा। वो बस मौज़ू चेंज करना चाह रहा था, हरीम की हालत नॉर्मल हो सके। हाँ, मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, कब से हवेली में कैद थी। हरीम ने कहा, शामिर के साथ शॉपिंग करने का तस्वुर इसके लिए बहुत खुशगुन था। एक तरफ ज़िंदगी हसीन हो गई तो दूसरी तरफ परेशानी, या खुदा कोई ऐसा मामला कर दे कि हम सब कुछ खुश रहे। हरीम ने दिल से दुआ की। इतने में शामिर का फ़ोन बजा। फ़ोन सुनते ही वो चौंक खड़ा हुआ। क्या हुआ? क्या? मैं अभी निकल रहा हूँ, शामिर बोला और फ़ोन काट दिया। क्या हुआ शामिर? खैर तो है? किसका फ़ोन था? हरीम ने पूछा। अम्मा की तबीयत सही नहीं है, मुझे जल्दी जाना होगा हवेली, शामिर ने परेशानी से कहा। लेकिन आप मुझे इस हालत में अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? मैं भी आपके साथ चलूँगी, हरीम ने कहा। तुम अभी इतना लंबा सफ़र करके आई हो, बार-बार तुम्हें इतना सफ़र करना ये साहस में से यही नहीं है। मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊँगा और मैं गाड़ी में भी जा भी नहीं रहा, फ्लाइट ले लूँगा। शामिर बोला, लेकिन मैं? हरीम ने कहा, तुम्हारे साथ मुराद और नूरी है तुम्हारा ख़्याल रखने के लिए, और मुझे इन दोनों पर भरोसा है। इन दोनों के अलावा मुझे किसी पर भरोसा नहीं। हरीम, तुम यहाँ आराम से रहो, सुकून के साथ। आज के बाद तो यही तुम्हारा घर है और तुम यहीं रहोगे। मैं तुम्हें अब हवेली लेकर नहीं जाऊँगा। तो मैं यहाँ किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, ये शहर है, तबीयत ख़राब भी हुई तो तुम मुराद के साथ डॉक्टर के पास जा सकती हो, मुराद तुम्हें लेकर जाएगा। शामिर ने इसके गाल को छूते हुए कहा, लेकिन शामिर, मैंने इतने दिन तुम्हारे बगैर गुज़ारे हैं, अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। हरीम ने इसके हाथ पकड़ के शिद्दत से जज़्बात से कहा तो शामिर बैठ गया था। हरीम, मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ, मेरा अपना दिल नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ के जाने को, मगर मेरी मजबूरी, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, 1 साल से वो जिस तकलीफ़ से गुज़र रही है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें हवेली लेकर नहीं जाना चाहता, जो सुलूक वहाँ पर तुम्हारे साथ हुआ, मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। उसे लेकर मुझे मुराद ने सब कुछ बता दिया कि अम्मा तुम्हें मर्दों के बैठक का किस हालत में ले गई थी। इस बात को लेकर मैं खुद अपने आप से इतना शर्मिंदा हूँ कि तुमसे नज़र नहीं ला पा रहा था। वो जैसी भी है मेरी माँ है और मुझे इनके पास जाना है। शामिर ने कहा। इनकी असलियत सामने आने के बाद भी हरीम ने पूछा, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी माँ दुनिया की सबसे बुरी औरत है, तो क्या तुम इनसे नफ़रत करना शुरू कर दोगी? हरगिज़ नहीं, तो मैं भी नहीं कर सकता। सारी हकीकत जान लेने के बाद भी नहीं कर सकता इनसे नफ़रत।
شامل نے کہا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ حریم نے مسکراتے ہوئے کہا اتنی پیاری لگو گی تو تمہیں چھوڑ کر جانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ شامل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا وعدہ کرو جلدی واپس آؤ گے۔ حریم نے اس کے سینے پہ سرکتے ہوئے کہا وعدہ۔ اس نے حریم کو اپنے ہاتھ سار میں لیتے ہوئے کہا پھر رخصت لے کر چلا گیا۔ حریم کا خاص خیال رکھتا تمہاری ذمہ داری پر چھوڑ کے جا رہا ہوں اسے۔ باہر آ کر اس نے مراد سے کہا کہنے کی ضرورت نہیں تھی ویسے مراد بولا اسے چھوڑتے ہوئے میرا دل ڈوب رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں اسے دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گا یا پھر شاید یہ میرا وہم۔ شامر بولا لگتا ہے بہت محبت ہو گئی تمہیں اس سے۔ مراد نے ہنستے مسکراتے ہوئے پوچھا ہاں محبت ہو گئی جہاں محبت وہیں سے ملتی ہے جہاں سے ملنے کی امید ہو۔ شامر بولا اللہ نظر بد سے بچائے تمہاری محبت کو۔ مراد نے دعا دی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا میں کس قدر اس لڑکی سے محبت میں ڈوب چکا ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے ساری دنیا اس لڑکی سے شروع ہو کر اسی پہ ختم ہو رہی ہے۔ جتنے دکھ اسے میرے گھر میں ملے میں ان سب کا مداوع کرنا چاہتا ہوں اور میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی بھی کسی ظلم سے اور کسی کا بدلہ کسی اور سے نہیں لوں گا۔ جو ظالم ہے اس سے بدلہ لوں گا۔ بس یہی سوچ کر پریشان ہوں روز محشر جب خدا مجھ سے سوال کرے گا حریم کو کون سے گناہوں کی سزا مل رہی تھی تمہارے گھر میں تو میں کیا جواب دوں گا۔ شامر کیا بھرائی تمہیں اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے اسے۔ اس حالت میں مراد نے کہا میری ماں کو میری ضرورت ہے۔ شامر بولا تمہاری ماں کے پاس تمہارے بہت سارے لوگ ہیں، تمہاری بیوی کو اس وقت تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ مراد نے کہا میں جانتا ہوں لیکن میری ماں کے پاس شامر نہیں تو سکون سمجھو کچھ بھی نہیں۔ شامر بولا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تو نہ جانے کیوں اس کا دل ڈوب سا گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے اگر کیا وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ سفر کو لاس اینجلس سے نکلے ہوئے 4 دن ہو گئے تھے وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچا تھا۔ شاہنواز نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے دوست دونوں بھتیجوں سے کہا والد اور ریان ولید کی عمر 28 سال کی اور ریان 26 سال کا۔ اب آپ کو بڑی کیا پریشانی ہے؟ آپ تو آپ خون بہا محرم کو دے دیا، اب آپ تو آپ کو بیٹا ذات آپ جسے بچانا چاہتے تھے آپ نے بچا لیا۔ ولید نے جتانے والے انداز میں کہا ولید تمہیں مجھ سے شکوہ ہے لیکن تم میری جگہ ہوتے تو تم یہی کرتے۔ شاہنواز نے کہا میں اپنی بہن بیٹی ہرگز نہ دیتا۔ ولید نے ناراضگی میں چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا تم مجھے بار بار یہ کیوں جتاتے ہو ولید؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اپنی بیٹی شامر کے نکاح میں دے دی۔ یہ نکاح کا مطلب سمجھتے ہو نا تم؟ ایک جائز رشتے میں باندھا ہے اسے شامر کے ساتھ اور اب شامر اس کا مالک ہے اور وہ اس کا جوڑ کا ہے، اپنے علاقے کا نیا سردار ہے، پڑھا لکھا باشعور لڑکا ہے، وہ ہر لحاظ سے حریم کے لائق تھا۔ شاہنواز نے کہا دشمن چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا باشعور اور سردار کیوں نہ ہو دشمن دشمن ہوتا ہے چاچا سائیں اور جو سلوک اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے گھر میں اس کا کیا؟ ولید نے یاد دلایا تم سب اس بات کو بھول جاؤ یہ سمجھ لو کہ اس کا یہی نصیب تھا۔ شاہنواز نے زخمی آواز میں کہا نہیں چاچا سائیں حریم کا یہ نصیب نہیں تھا بالکل بھی حریم کا یہ نصیب نہیں تھا۔ آپ نے ایسا نصیب لکھا ہے اس کا پھولوں کی سیج سے اٹھا کر کانٹوں کے بستر پر ڈال دیا آپ نے اسے، لیکن میں بھی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک اسے آزاد نہیں کرا دوں گا شامر کی قید سے تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ ولید غصے سے کھڑا ہوا بولے تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ شاہنواز نے وارننگ والے انداز میں کہا آپ نے جو کرنا تھا کر لیا چاچا سائی اب میں جو کروں گا مجھے کرنے دے۔ ولید نے کہا میری اطلاعات کے مطابق ماشاءاللہ سے میری حریم ماں بننے والی ہے اور شامر سے شہر لے کر آئے۔ شاہنواز نے جتانے والے انداز میں کہا تو ولید کو جیسے سانپ سونگھ گیا میں نہیں مانتا شامر سے ٹھنڈی چھاؤں میں رکھے گا اور کہاں سے ملی یہ خبر آپ کو غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ولید نے کہا شامر کا گاؤں کوئی اتنا دور نہیں کہ مجھے وہاں کی خبر نہ مل سکے، میرے بھی ہاتھ بہت لمبے ہیں، میرے لیے شامر کی خبریں رکھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ شاہنواز نے کہا ولید اب کسی گہری سوچ میں چلا گیا تھا۔ شامر کے جانے کے بعد حریم کافی دیر گھنٹے تک بور ہو رہی تھی، یہاں تک کہ شام اور ترائیوں مسجدوں میں مغرب کی اذانیں بلند ہونے لگی۔ وہ نماز قائم کرنے کے بعد ٹی وی لانچ میں چلی آئی اور ٹی وی آن کیا۔ نوری بھی وہاں پہ آلتی پاتی بات کے ٹی وی دیکھنے لگی۔ یہ سب آسائش حریم کے لیے نئی نہیں تھی، وہ بچپن سے انہیں آسائشوں میں پڑی بڑی تھی، لیکن اتنا سا حویلی میں غلامی دیکھنے کے بعد آج اسے ان آسائشوں کی قدر ہو رہی تھی۔ میرے رب تو نے بچپن سے مجھے اتنے سکھ دیے لیکن کبھی بھی تیرا شکر ادا نہیں کیا، مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ تو نے مجھے کتنی آسائشیں دے رکھی ہیں۔ ان نعمتوں کا احساس مجھے حویلی میں غلامی کے دوران ہوا۔ سچ کہتی تھی دادی بندہ بے شکر ہے